सी सिटीज में सबसे अच्छे रियल एस्टेट रिटर्न्स मिल सकते हैं? हैदराबाद में तो मैं बता सकता हूँ, गचिबौली एक प्राइम एरिया है, कुकटपल्ली वो एरियाज भी अच्छा है। साउथ हैदराबाद में अब ग्रो हो रहा है, शमशाबाद ये एरियाज में। नॉर्थ बैंगलोर में अप्रिशिएशन का ज्यादा स्कोप है। लास्ट ईयर वो नॉर्थ बैंगलोर एरिया में 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट का आईटी का नेट लीजिंग हुआ है। 1 मिलियन का जब स्पेस लीज होता है आईटी बिल्डिंग में, 10,000 जॉब मिलता है उसमें। तो 4 मतलब 45,000 जॉब्स अब आने वाला है। अब जब भी कमर्शियल साइकिल अच्छा चलता है, रेजिडेंशियल साइकिल 2 इयर्स के बाद वो ट्रिगर होता है। तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर By flipping homes, you can make a decent return of around 16 to 18%. 16 to 18%। ये मैथ प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। अगर मेरा एस्पिरेशन है, मेरा सपना है कि नहीं मेरे को तो टियर 1 सिटी में ही घर खरीदना है, तो इन दैट केस मेरा बजट क्या होना चाहिए? अगर मुंबई को बाहर रखेंगे तो हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई और गुड़गांव ये एरियाज, गुड़गांव एनसीआर लगभग 2 to 2.5 करोड़ अच्छा बजट। मतलब आपका हाउस होल्ड इनकम अराउंड 36 to 42 लाख रहना चाहिए। हमने भी ग्रोइंग अप वो स्टोरी सुने अपने दादाजी से कि उन्होंने ज़मीन 1 लाख रुपए में खरीदी, उन्होंने उस वक्त बेच दिया एंड अब ये करोड़ों का हो गया है। आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है? मेरे पिताजी 2004 में हैदराबाद के आसपास एक लैंड खरीदा था। 100 एकर्स खरीदा था। 1 एकड़ अराउंड 60,000 to 1 लाख रेंज पे एक्वायर करते आए, और अब रिसेंटली हमने उसमें एक 5% लैंड भेजा, 1 एकड़ 5 करोड़ को। मतलब 20 इयर्स में 500x रिटर्न आया है। 500 times. Coming to the most hotly debated topic in real estate investing, drum roll, rent versus buy. खरीदना या ना खरीदना का इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू वेडिंग्स। आजकल टॉप 6-7 सिटीज में लोग शादी कर रहे रफली 30-32 इयर्स को, इसलिए एवरेज एज ऑफ बाइंग फर्स्ट हाउस वो हो रहा है 35-36 इयर्स को। ब्लैक मनी इस सेक्टर में काफी ज्यादा है। काफी ज्यादा है, तो सही है। उसका क्या इम्पैक्ट होता है रियल एस्टेट मार्केट में? कस्टमर जाके कोर्ट में केस भी डाले तो उसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि कैश देना भी गलत है। थोड़ी ना कि बिल्डर का ही मिस्टेक है, कस्टमर का भी मिस्टेक है। क्यों दे रहे भाई, नहीं देना आप भी। वास्तु का प्रेफरेंस तेलुगु कस्टमर्स और तेलुगु बिल्डर्स में बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम बिना वास्तु कुछ भी नहीं बना। लाइक हैदराबाद में कमोड का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होना चाहिए। information I didn't know, I wanted to know. I understand. So bada scam, see, it has not yet come out in the world like a scam, but I think it might one day. At least locally, what I know is I've gone to one land which has come to us, which was like 50 acres and in reasonably prime area. वो 50 acres में owners, you won't believe, there were 1,300 owners. 1300? Controversial question है। अगर हम 10 साल के होराइजन को पकड़े एंड हमारे पास 20 लाख रुपए है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना एडवाइस करेंगे? 20 lakhs इन इंडेक्स फंड्स या 20 lakhs होम लोन के डाउन पेमेंट के लिए? Yeah, interesting question. I would put in index funds. अच्छा, इंडेक्स फंड्स क्यों? See, हाय अजितेश, थैंक्स सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट विद दिस। आई नो हम एक बहुत ज़बरदस्त एपिसोड करने वाले हैं ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। थैंक यू अरुणिमा, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं हैदराबाद से हूँ, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बट आई ट्राई स्पीकिंग इन हिंदी सो दैट आई कैन, मेरा नॉलेज जो है मैं और लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ उससे। हिंदी एकदम एक नंबर है। तो Thank you. स्टार्ट, बट बिफोर वी बिगिन द शो आई वांट टू प्ले अ क्विक गेम। हमने चैनल को एनालाइज किया टू सी कि हमारे व्यूअर्स सबसे ज़्यादा कौन से सिटीज़ से हैं, एंड उन सिटीज़ में आई रीड आउट द सिटी नेम्स। आई वांट यू टू टेल मी कि कौन सी सिटीज़ में सबसे अच्छे रियल एस्टेट रिटर्न्स मिल सकते हैं, एंड अगले 6 महीनों में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, इन सिटीज़ में कौन से एरियाज पे फोकस करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, वो क्या बजट होना चाहिए घर का जिससे अच्छे खासे रिटर्न्स मिल पाए। सिटीज़ बता देती हूँ, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, पटना, गुवाहाटी, लखनऊ, जयपुर एंड कोचीन। आई नो, लॉन्ग लिस्ट बहुत लंबी है। हर एक सिटी के बारे में मैं शायद बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आई माइट नॉट नो एवरी डिटेल। कोई बात नहीं। मैं इतना तो ज़रूर बता सकता हूँ कि ये फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा एक सिटी का ग्रोथ रेट क्या है, क्योंकि अगर आप इंडिया का पूरा ग्रोथ रेट देखें तो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7% है हमारा भारत देश का ग्रोथ रेट। सो इसमें सिटीज़ आर द ग्रोथ इंजन। सो एवरेज हमारा सिटीज़ जो है 10 to 12% ग्रो होता है। अच्छा, राइट। सो आपको ये लिस्ट ऑफ सिटीज से जो सिटी सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है ना, उसको देखना पड़ेगा पहले। उसके बाद आपको ये रिक्वायर्ड होगा कि वो सिटी का कॉम्पोजिशन क्या है। मतलब ओके, मैन्युफैक्चरिंग से कितना शेयर है जीडीपी का,
अच्छा। सर्विसेज सेक्टर का कितना शेयर है जीडीपी का. लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर एक सिटी लो स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग का एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है उधर, तो तब आप इन्वेस्ट करना होगा अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्लॉट्स में. ओके। देखिए कि अगर उस जगह में ज़्यादा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, लेकिन वो सिटी में अगर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है, तो क्या ऐसा एनालाइज कीजिए कि ज़्यादातर लोग जो उधर काम करते हैं ना, उनका सैलरी होगा अराउंड 20 to 25,000 रुपीज़. सो उससे बाइफरकेट कीजिए. ओके, अगर एक आदमी 25,000 रुपीज़ कमा रहा, राइट, एवरी मंथ, देन उनका रिक्वायरमेंट कैसा होता है. जो आदमी 25 रुपीज़ पर मंथ कमा सकता है, वो आदमी रफली अराउंड 20 ईयरली, क्या 3 lakhs इंटू 20 ईयर्स, अराउंड 50 लाख का घर में रह सकता है, राइट. ऐसा देख के. और कई तरह के, इफ लेट्स से अराउंड 20 सैलरी इनकम ग्रुप में लोग कई बार ये छोटा सा लैंड खरीद लेके उधर घर बना लेते खुद का. अच्छा। सो उस समय आपको जाके उस सिटी में छोटा सा प्लॉट खरीदना है. नेक्स्ट, रियल एस्टेट में लिटरली ये बहुत मायने रखता है कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर्स को कितना नजदीक है. अच्छा, एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना एग्जैक्ट है? डिस्टेंस. लेट्स से एक फैक्ट्री बना हुआ है, फैक्ट्री तो सिटी के बाहर ही बनेगा. हाँ। अगर आप सिटी के अंदर प्लॉट खरीदा तो ज्यादा इफेक्ट नहीं हो सकता है, राइट. वो फैक्ट्री के आसपास की लैंड में आप जब खरीद लेते हैं, तब आपका रिटर्न्स बेटर होता है. और रिटर्न्स बेटर बढ़ाने के लिए इकोनॉमी का ग्रोथ जब ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि एक फैक्ट्री आएगा तो नेक्स्ट फैक्ट्री उधर ही आने का चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि एग्लोमरेशन प्रिंसिपल्स बोलते हैं इसको. जब एक फैक्ट्री एक एरिया में काम कर रहा है, दूसरा वही तरह की फैक्ट्री उसी एरिया में आ गया, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाता है. क्योंकि एम्प्लॉयज हायरिंग के लिए वो सब यूनिट्स जो भी होते हैं ना, एंसिलरी यूनिट्स, वो सब का इकोसिस्टम रहता है. राइट। सो वो देखना पड़ेगा. अगर आप कुछ नॉर्थ का कुछ एरियाज देखें, लाइक गुड़गांव और हरियाणा, ये बेल्ट्स में आप देखें, तो आपके पास लाइक बहुत हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है. अगर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग मतलब आपके पास वो एरिया में ज़्यादा हाईटेक इंजीनियर्स, लोग जो 50,000 to 1 लाख कमाने वाले लोग ज़्यादा मिलते हैं, तो उधर अपार्टमेंट ओरिएंटेड कल्चर आया हुआ होगा. अगर आप साउथ में देखें, पर्टिकुलरली अगर आप बैंगलोर और हैदराबाद में देखें, और पुणे भी आईटी इसका बहुत ज़बरदस्त साइज है इंडस्ट्री का. तो यार ज़्यादातर लोग जो आईटी इसमें काम करते होंगे, उनका सैलरी अराउंड मंथली 2 lakhs, ईयरली 25 lakhs to 50 lakhs का रेंज वाला बहुत ज़्यादा होते हैं. और एक और चीज़ भी हमने देखा था कि हाई इनकम अर्निंग फैमिलीज में बोथ वाइफ एंड हस्बैंड वर्क करते हैं. ड्यूअल इनकम, ड्यूअल इनकम हाउसहोल्ड्स जिसे कहते हैं. डिंक इज ड्यूअल इनकम, नो किड्स, बट डबल इनकम फैमिलीज अब एसेंशियल. तो अलग अलग वो आ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म. डिंक है, डिस्क सिंक हो है, गया. डिस्क क्या होता है? डबल इनकम सिंगल किड, Oh, डबल wow. इनकम नो किड, डबल इनकम डबल किड्स. ये पूरा हमारा कस्टमर कैटेगरीज होते हैं. ओके. तो हर एक का डिफरेंट स्पेस रिक्वायरमेंट होता है, डिफरेंट यूसेज पैटर्न्स होता है, वो सब रहता है. सो आईटीज में ज़्यादातर लोग, हमने क्या देखा, द हायर दे आर अर्निंग, द मोर लाइकलीहुड दैट दोनों वाइफ एंड हस्बैंड काम कर रहे हैं. द लोअर द वेजेस, the more likelihood that you have a single income Single earning households. person. Single income households. So इसके जरिए आपको देखना पड़ेगा. अगर हैदराबाद में तो मैं बता सकता हूँ, गचिबौली एक प्राइम एरिया है ऐसा. नेक्स्ट कुकटपल्ली, वो एरियाज भी अच्छा है. नॉर्थ हैदराबाद भी, साउथ हैदराबाद भी अब ग्रो हो रहा है, शमशाबाद ये एरियाज में. अगर आप बैंगलोर में देखें तो एयरपोर्ट की तरह नॉर्थ बैंगलोर में अच्छा और अप्रिशिएशन का ज़्यादा स्कोप है. और सरजापुर रोड वो दूसरी तरफ है, वो भी अच्छा मार्केट है, लेकिन उधर क्या है और थोड़ा सैचुरेट हो गया है, लेकिन स्टिल हाँ वो एंड यूजर मार्केट बन गया है. तो नॉर्थ बैंगलोर आप बात कर रहे हो हेब्बाल की, या फिर उससे भी बियॉन्ड देवनाली एयरपोर्ट के पास? वो एयरपोर्ट के पास, हेब्बाल से वो Airport पूरा के एयरपोर्ट पास. के पास अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा टाइम है. क्योंकि अगर आप उस तरफ देखें तो लास्ट ईयर वो नॉर्थ बैंगलोर एरिया में 4.5 million square feet का आईटी का नेट लीजिंग हुआ है. नेट लीजिंग 1 million का जब स्पेस लीज होता है आईटी बिल्डिंग में, 10,000 जॉब मिलता है उसमें. तो 4 मतलब 45,000 जॉब्स अब आने वाले. अब जो भी कंपनी जब स्पेस लीज करता है, वो स्पेस 1-2 साल में आ ही जाएगा उन लोगों को. सो स्पेस आया तो रिक्रूट कर देंगे ना, दे वोंट लाइक थोड़ी ना कि आइडल रखेंगे उसको. 1-2 साल में रिक्रूट हो जाएंगे. तो एक लैग भी होता है, जो जब भी कमर्शियल साइकिल अच्छा चलता है, रेजिडेंशियल साइकिल 2 years के बाद वो ट्रिगर होता है. तो ये एक लीडिंग इंडिकेटर जब भी कमर्शियल साइकिल डल होता है, 2 साल में रेजिडेंशियल भी डल हो जाता है, वो भी स्लगिश हो जाता है. ठीक है. तो हम ये देखना है कि हर एक सिटी का, जो सिटीज जिसमें आईटी सेक्टर का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, जो सिटीज मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है और ट्रेडिंग, वेरियस अलग अलग तरीके का बिजनेसेस होता है ना, उसका साइकिल्स पढ़ना जरूरी है. वो साइकिल के हिसाब जब हम प्लान करें तो डेफिनेटली अच्छा रिटर्न लेके आ सकते हैं. गॉट इट. तो आपने बोला हैदराबाद में गचिबौली एंड साउथ हैदराबाद एरिया, बैंगलोर में नॉर्थ बेंगलुरु एरिया. नॉर्थ बैंगलोर इज अ गुड एरिया.
एंड अगली कौन सी सिटी आप पिक करोगे? गुड़गांव में अगर आप देखें तो ये गोल्फ एक्सटेंशन वाला एरिया, सी अगेन हाउसिंग में भी एग्लोमरेशन होता है, लाइक एक एरिया में 10 प्रोजेक्ट आ गए, 10 प्रोजेक्ट में कुछ उसमें से 7 प्रोजेक्ट समझिए कि प्रीमियम सेगमेंट है, वो वही एरिया में अगर प्रीमियम सेगमेंट प्रोजेक्ट आया है सो वो बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि एक प्रीमियम सेगमेंट एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं आ सकता है, क्योंकि लेट्स से वो एरिया में 3 करोड़ का घर बन रहा है आपका, हाँ. उसी एरिया में आप 1 करोड़ का घर भी लेके आ सकते हैं, लेकिन लोग को उधर रहने के लिए दिक्कत होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ता है, क्योंकि वो एरिया में स्कूल का फीस भी है 3 करोड़ के हिसाब से होता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, जो एरिया में कैसे इनकम अर्निंग वाले लोग, किस इनकम अर्निंग वाले लोग वो एरिया में, उसके हिसाब से जब प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट अच्छा होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थोड़ा फिर फोमो भी हो जाता होगा, एक रिची रिच स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे तो हमको भी भेजना चाहिए, उसकी स्कूल फीस भी बढ़ती है, वो जेंट्रिफिकेशन होता है, जेंट्रिफिकेशन ग्लोबली होता है, नॉट जस्ट इन इंडिया, ग्लोबली होता है वो सब। आई होप मेरा हिंदी ठीक है, एकदम बढ़िया है। ओके। तो अब अगर हम इन लोकेलिटीज की बात करें, एवरेज बजट क्या होना चाहिए कि हम एक प्रॉपर्टी वहाँ पे खरीद पाए ताकि अच्छे खासे रिटर्न्स मिल पाए? देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि अगर आप ये रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट भी इंडिविजुअल पीपल की एंगल से बात करें तो 3 एसेट क्लासेस है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक है हाउसिंग, मतलब एक अपार्टमेंट, दूसरा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, मॉल में कुछ स्पेस या IT बिल्डिंग में कुछ स्पेस, और तीसरा है प्लॉट्स, लैंड में इन्वेस्ट करने का। तो पहले बात करेंगे घर हाउसिंग के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एंगल। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इफ़ द हाउस इज अराउंड लेट्स से 2 करोड़, आपको वो डाउन पेमेंट लगभग किसी भी सिटी में आप देखें तो लगभग लगेगा वो 10% का डाउन पेमेंट लगना पड़ेगा। तो 2 करोड़ का घर मतलब 20 लाख आपके पास होना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो भी इनकम है, राइट, ग्रॉस इनकम, लेट्स से यू आर अर्निंग 3 लाख रुपीज अ मंथ, तो आपका एनुअल इनकम कितना होता है? 36 लैक्स। उसमें से टैक्स निकाल दीजिए आप, राइट, तब मिलेगा आपका नेट इनकम। ये जो भी आप घर का होम लोन लेते हैं ना, वो होम लोन का EMI 1/3 ऑफ योर नेट इनकम से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, एक थंब रूल है, एक थंब रूल है। कई तरह में जब मैं लोगों को देखता हूँ कि वो थोड़ा फोमो में आकर, इन्वेस्टमेंट फोमो या इंड्यूस वाला फोमो में आकर ज्यादा ही कॉस्ट वाला खरीद, लेट्स से उनका बजट की, उनका अर्निंग के हिसाब से वो लोग 1.5 करोड़ का घर खरीदना राइट होता है, लेकिन वो 2 करोड़ का घर खरीद लेते हैं। ये मैथ समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप ज्यादा कॉस्टली हाउस खरीद लिए और आपका मंथली EMI जो होता है ना, वो आपका अर्निंग से बहुत पैसा आपका मंथली EMI भरने के लिए जाता है, तो आपको जनरल जिंदगी बिताने के लिए बहुत टफ हो जाता है। हाँ, उसके बाद मेन एजेंडा इन्वेस्टिंग है, तो आप हैंड ओवर आते ही लगभग मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स आपको 4 साल में आ जाएंगे। अच्छा बिल्डर है और पूरा अप्रूवल्स है तो 4 साल में आपका हैंड ओवर आएगा। हैंड ओवर आने के बाद बेच देना। अच्छा, तो वो बेटर है। इस स्ट्रैटेजी में आप बाय फ्लिपिंग होम्स यू कैन मेक अ डिसेंट रिटर्न ऑफ अराउंड 16 to 18%। 16 to 18% कॉम्पाउंडेड। ये मैथ प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो सोचिए कि आप घर खरीदे, घर का कॉस्ट है 100 रुपीज। 100 रुपीज, ठीक राइट। इसमें डाउन पेमेंट कितना रखना है आप? लेट्स से 15 रुपीज, थोड़ा अपर साइड ये रख देंगे। 15 रुपीज का डाउन पेमेंट करें आप, ठीक है। सो 15 रुपीज आप दे रहे हैं आपका पॉकेट से, राइट, और 85 रुपीज जो है आपका होम लोन, कोई ना कोई बैंक, SBI या HDFC से आप होम लोन लेते हैं, वो होम लोन वाला बैंकर पे करता है बिल्डर को, राइट। ये पूरा 85 रुपीज जो है वो एक ही बार नहीं जाता है बिल्डर। लेट्स से आप घर खरीदे राइट व्हेन द प्रोजेक्ट का अप्रूवल्स आ गया, और 4 साल में जैसे ही बिल्डर वो घर बनाता है, जैसा स्लैब्स डालता है, ब्रिक डालता है, जैसा उसका कंस्ट्रक्शन का प्रोग्रेस होता है, उसके हिसाब से बैंक पैसा रिलीज करता है। ओके, उस हिसाब से डिसबर्समेंट होता है। वो शेड्यूल्ड डिसबर्समेंट बोलते हैं उसको। हाँ, थोड़ा मतलब स्टैगर्ड तरीका, कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान भी बोलते हैं इसको कई एरियाज में। सो इस प्लान में क्या होता है, आपका जो 85% है वो बिल्डर को वो 4 साल में जाता है वो पैसा, जैसे जैसे वो बनाता जाता है, जैसे जैसे आप वो डिस्पर्स होता जाता है। तो लेट्स ये सोचे कि आपका घर, राइट, अब हमारे देश में इन्फ्लेशन है रफली अराउंड 5%। Until last year it was around 6%. So let's say आपका घर इन्फ्लेशन से थोड़ा आगे का अप्रिशिएशन हुआ है, 6.7% पकड़ेंगे। Ease of calculation के। ये तो काफी स्पेसिफिक नंबर आपने पकड़ा है। 6.7% आपका घर उस एरिया में रियल एस्टेट अप्रिशिएट हुआ। ठीक है। सो 100 रुपये का घर का प्राइस 6.7% कॉम्पाउंडेड एनुअली। 4 साल में 100 रुपये का प्रिंसिपल जो है कितना होता है? 106 हो जाएगा फिर। 106 एक साल में। हाँ, फिर इसके ऊपर फिर वो 4 साल में होगा 130 रुपीज, इसलिए 6.7 ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। सो 4 years में आपका 100 रुपीज विल बिकम 130 रुपीज, राइट। तब वो दिन आप हैंड ओवर ले लिए और वो बेच दिया आपका प्रॉपर्टी,
राइट, कितना आएगा आपको 130 रुपीज़ आएगा। अब इसमें से लाइबिलिटीज निकाल देंगे। पहले बैंक 85 रुपीज़ आपको दिया है घर खरीदने के लिए 4 साल में, वो 130 में से 85 निकाल दिए, कितना है 45 रुपीज़ है, सही। अब ये 4 साल में जैसे जैसे बैंक पैसा डिस्पर्स करता है, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते, प्रिंसिपल नहीं पे करते, बस इंटरेस्ट ही पे करते, होम लोन का इंटरेस्ट। वो रीपेमेंट वैसे होता है कि Repayment पहले आप वैसा होता है। इंटरेस्ट पे करते हो फिर आप हाँ, प्रिंसिपल पे आते घर हो। पोजीशन मिलने के बाद प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। ये इंटरेस्ट का कॉस्ट लगभग आपको और एक 15 रुपीज़ होगा, ठीक है। राइट। सो 130 में से 85 जो ब्रांड का प्रिंसिपल है वो निकाल दिए, तो कितना है आपको 45 रुपीज़। 45 में से ये 15 भी निकाल दो, 30 रुपीज़। ठीक है। अब कितना लगाए 15 रुपीज़, अब कितना मिला आपको हाथ में 30 रुपीज़। सो 4 साल में आपका पैसा डबल हुआ, मतलब कैगर है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट अप्रोक्सीमेटली 19%। ओके, द मैथ इज मैथिंग नाउ। तो इस तरीके से आप हाउसिंग में होम्स फ्लिपिंग करके पैसा कमा सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ द प्रॉपर्टी 6.7 से देखिए कि 8% अप्रिशिएट हुआ और ज़्यादा भी बनेगा, लेकिन इसमें पिटफॉल्स भी है। हाँ, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड, ये थोड़ी ना कि इफ इट्स दैट गुड देन एवरीबॉडी विल जंप इनटू टू इट, गुड टू बी ट्रू स्कीम लग हाँ, रही it है। can. हाँ, सो इसमें इन्वेस्टर्स जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते समय आप देखते हैं ना कि कंपनी का बैलेंस शीट क्या है, P/E क्या है और EBITDA क्या है, ऐसा भी एक लॉजिक होता है इसमें इन्वेस्ट करना। पहला आपको देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है जब आप खरीदते समय पूरा अप्रूवल्स है कि नहीं। अगर अप्रूवल नहीं है तो आपका रिस्क क्या है, अगर अप्रूवल नहीं है तो अप्रूवल लेने के लिए टाइम लगेगा, और दूसरा बिना अप्रूवल बिल्डिंग शुरू कर दिया तो गवर्नमेंट वाले आके रुक देंगे। अगर रुक गया तो आपका 4 इयर्स क्या होगा, 5 साल या 6 साल बढ़ता है। जब आपका टाइम ऑफ हैंड ओवर 5 या 6 साल होगा तब क्या होगा, आपका इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब आपका रिटर्न कम हो जाएगा। ये पूरा गेम में जब आपका प्रॉपर्टी 4 इयर्स में आपको हैंड ओवर होगा ±3 मंथ्स, तब आप पैसा बनाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर होता है जो मेरे को ये प्रोजेक्ट 4 इयर्स से और ज़्यादा समय होने का रिस्क क्या कौन सा में आएगा। तो पहले बनेगा कि डेवलपर को एक्सपीरियंस होना चाहिए वो प्रोडक्ट बनाने में। लेकिन देखिए अब मेरा एक्सपीरियंस है इंडिपेंडेंट हाउसेस बनाना। एक ही प्रोजेक्ट में मैं एक 30 फ्लोर का अपार्टमेंट का प्लान लेके बाहर आया, तो मोर लाइकलीहुड मेरा टाइम बढ़ सकता है क्योंकि मेरे को उतना नहीं मालूम होगा। तो ये सब देखना पड़ेगा। रेस्ट आपको देखना होगा कि वो एरिया में ये इन्वेंट्री का सप्लाई कितना है। वो सप्लाई आपको बहुत सिंपली मिलेगा रेरा वेबसाइट में, RERA। हाँ, लेट्स से आप बॉम्बे से है, maharera.in और .com पे जाइए। ये पूरा जो भी एरिया में लोकेलिटी में आप ये घर खरीदते हैं उसका पिन कोड आप उसमें डाल दिए तो उसके हिसाब से वो पिन कोड में कितना और इन्वेंट्री आ रहा है, कौन सा ईयर अप्रूवल लिया है, कौन सा ईयर हैंडओवर का घोषणा किया है, कितना 2 बेडरूम है, कितना 3 बेडरूम है, पूरा प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन उधर मिलता है। उससे आपको एक प्रोडक्ट का पूरा सप्लाई का पूरा इक्वेशन आ सकता है। सप्लाईज एंड क्लूज भी मिलते हैं कि हम स्कैम तो नहीं हो रहे, फ्लीस तो नहीं हो रहे, कि ये रियल फेयर वैल्यू प्राइस ही मिल रही है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट है लैंड्स। लेट्स से आप लैंड्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। अगेन लैंड्स में रिटर्न्स हाउसिंग से भी ज़्यादा हो सकता है। लैंड्स में अल्फा ज़्यादा होता है, अगर दौड़े तो बहुत रिटर्न आता है एक फ्यू टाइम स्पैन में, अगर मार्केट डल है तो और डल हो जाता है लैंड्स। तो लैंड्स में पहले ये देखना पड़ेगा कि जहाँ पे भी आप प्लॉट खरीद रहे, अगर अप्रूवल है कि नहीं वो तो सब एसेट क्लास में देखना है। अप्रूवल नहीं है तो बहुत रिस्क पे बैठे आप। पहला स्टेप है अप्रूवल रहना चाहिए, वो रेरा का नंबर होना चाहिए। हाँ, रेरा का नंबर नहीं है तो पहले तो नहीं करना है, फिर भी करे तो भगवान का मर्जी है। ओके, ठीक है। एट योर ओन रिस्क। एट योर ओन रिस्क। उसके बाद अगर लैंड में आप देखें तो ये एरिया में कुछ फैक्ट्री ऐसा कुछ आ रहा है क्या, क्योंकि फैक्ट्री आए तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आया तो लोग उधर आके लैंड खरीद के घर बना सकते हैं। और दूसरा ये देखना कि अगर ठीक है फैक्ट्री ये सब नहीं है, जो लैंड प्लॉट आप खरीद रहे उधर आप 40 फीट रोड है, फ्यूचर में गवर्नमेंट इधर 100 फीट रोड बनाने की घोषणा करा। अगर जब भी रोड का साइज बढ़ता है, विड्थ बढ़ता है ना, मतलब क्या होता है, मतलब ये इंडिकेशन है कि ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है उस एरिया में। इसका मतलब ये है कि मोर लोग आने वाले हैं और कम्यूट टाइम जो है सिटी का प्राइम एरिया से इधर तक कम होएगा, तब डेंसिटी बढ़ेगा, इसका मतलब लैंड का प्राइस बढ़ेगा, लैंड का वैल्यू बढ़ेगा। तो एक फैक्ट्री हो सकता है, और फैक्ट्री भी ना एक बड़ा लेट्स से पिकनिक स्पॉट ऐसा कुछ आ गया, रिक्रिएशनल स्पॉट आ गया, तब भी लैंड वैल्यू बढ़ता है। या मॉल्स आ गए, या मॉल, रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को चाहिए, फर्स्ट प्लेस या थर्ड प्लेस बोलते हैं। फर्स्ट प्लेस बोलते हैं घर, सेकेंड प्लेस बोलते हैं ऑफिस जहाँ पे लोग काम करते हैं, ऑफिस, फैक्ट्री। थर्ड प्लेस बोलते हैं एंटरटेनमेंट स्पेस, हाँ, सिनेमा, मूवीज, पार्क, रेस्टोरेंट से पूरा। स्कूल्स कहाँ पे आते हैं? स्कूल थर्ड प्लेस है, थर्ड प्लेस है। ठीक है, जहाँ पे भी आप लैंड खरीदे, प्लॉट खरीदे, उस एरिया में ये तीनों में से कुछ भी प्लेस आया, आपका लैंड वैल्यू बढ़ जाएगा। तो लैंड में इन्वेस्टमेंट्स ऐसा करना चाहिए।
राइट. नेक्स्ट कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्टमेंट. सी कमर्शियल स्पेस का प्योर यील्ड से होता है इन्वेस्टमेंट. मतलब लेट से आप 100 रुपये का प्लेस खरीदे, राइट, उस एरिया में लाइक सम वेंडर इज देयर एंड वो आपको दे रहा है रेंट कुछ 8% का, जिसको कैप रेट बोलते हैं हम. तो वो कैप रेट के हिसाब से आपका यील्ड बनता है. सो कमर्शियल स्पेसेस, जो भी रेंट यील्डिंग एसेट्स जो होता है, कमर्शियल स्पेस हो सकता है, ऑफिस स्पेस हो सकता है, या मॉल हो सकता है, जहाँ पे भी आप रेंट यील्डिंग एसेट्स जब आप खरीदते हो, वो रेंट के यील्ड के हिसाब से वैल्यूएशन आता है वो प्राइस का. ओके, नो अदर डिमांड विल ड्राइव इट. वेरी वेरी सिंपल, ठीक है. राइट. वो कैप रेट बोलते हैं उसको. वो कैप रेट के हिसाब 6% कैप रेट है तो एक प्राइस आएगा. 8% है मतलब ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं ना, तो एक प्राइस होगा. उसके हिसाब से देखना पड़ेगा. बेसिकली एक सिंगल वेरिएबल है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है. डायरेक्ट रिलेशन टू द रेंट विच आपका टेनेंट देता है. ठीक है. आप हाउसिंग और प्लॉट्स में देखें तो वो नेबरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से है प्राइसिंग. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं रहता है. तो ये तो आपने एक मेंटल मॉडल दे दिया है कि हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इन्वेस्ट कर रहे हो. इन सिटीज़ में जो हमने डिस्कस की, इन सिटीज़ में अगर किसी के पास 1 करोड़ का बजट हो और उनको इन्वेस्ट करना हो, तो फिर वो कौन सी सिटीज़ आप रेकमेंड करोगे? देखिए, 1 करोड़ का बजट मतलब आपको बेस्ट होगा टियर 2 सिटीज़. टियर 2 सिटीज़ एक अच्छा मार्केट होगा. टियर 1 सिटीज़ में थोड़ा सबर्बन लोकेशंस को जाना पड़ेगा. ओके, राइट. प्राइम एरियाज में 1 करोड़ में नहीं मिलेगा. इट इज़ मच मोर कॉस्टलियर देन दैट. सो अब अगर आप वाइजैक देखें, टियर 2 सिटी है. लाइक टियर 1 सिटी, थिंक अबाउट द टॉप 6 or 7 cities ईच हैविंग अ GDP ऑफ अराउंड $75 billion एंड अपवर्ड्स. ठीक है. वो कंट्री का टॉप टियर 1 सिटी से. टियर 2 सिटीज इज समथिंग अराउंड $25 billion to $75 billion का GDP. अगर आप वाइजैक का केस लिए, राइट, पटना $30 billion का GDP है लगभग. वाइजैक का $40 billion GDP है. तो ये सिटीज़ में आपको 1 करोड़ में मिल सकता है, 100% मिलेगा. तो 1 करोड़ में, अब अगेन 1 करोड़ आपका बजट है, तो आप लैंड खरीदिए. अच्छा, लैंड खरीदिए. लैंड में वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सीन हो जाता हो? वो होता है. अच्छा. 1 करोड़ में अगर आप हाउसिंग में पैसा डालना चाहते हो तो 15%, 15 lakhs काफ़ी है. बाकी 85 lakhs इन्वेस्ट ही मत कीजिए. यू इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लासेस. ओके. तो क्योंकि हाउसिंग में अगर आप पैसा बनाना है तो आप लेवरेज लेना ही पड़ेगा. अगर लेवरेज नहीं ले, घर 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का घर में आप 1 करोड़ पूरा डाउन पेमेंट कर दिए, आपको क्या रिटर्न आएगा? वही एग्जांपल जो मैं पहले बताया था, वो 6.7% ही आएगा. आप वो होम फ्लिपिंग नहीं कर हाँ, पाओगे. वो फ्लिपिंग करे तो भी 6.7% ही है ना अप्रिशिएशन. करेक्ट. उस मॉडल में क्या हो रहा है, वो 6.7 पूरा एसेट 6.7% पे ही ग्रो हो रहा है, लेकिन आपका इक्विटी बहुत कम है ना, इसलिए वो 19% को जा रहा है. तो हाउसिंग में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, राइट, तो फ्लिपिंग ही करना है. और फ्लिपिंग में आपको होम लोन लेना ही पड़ेगा. बिना होम लोन अगर आप घर खरीदे तो ग्रेट रिटर्न्स नहीं आएगा. तो लगता है डेट इज नॉट सच अ बैड थिंग. लोगों को Yes. भागना नहीं चाहिए. इट कैन एक्चुअली वर्क टू योर एडवांटेज अगर हम Exactly. स्मार्ट तरीके से करें तो. एब्सोल्युटली. सी, अब बिना लेवरेज आप ग्रो नहीं कर सकते. कौन सी भी, अब एक कंपनी भी हो सकता है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है. ये डेट बेस्ड ग्रोथ स्टोरी से पूरा. अगर मेरा एस्पिरेशन है, मेरा सपना है कि नहीं, मेरे को तो टियर 1 सिटी में ही घर खरीदना है, तो इन दैट केस मेरा बजट क्या होना चाहिए रियलिस्टिकली? देखिए, टियर 1 सिटी में अप्रोक्सिमेटली, मुंबई थोड़ा देर बाहर रखेंगे. वो मुंबई थोड़ा तो आउटलायर हो जाता आउटलायर है. मुंबई में आप वो तो रिसेंटली सपना ही रह जाएगा. और वो सपना 109 ईयर्स का है. रिसेंटली पेपर में आया था, अच्छा. टाइम्स ऑफ इंडिया में. मुंबई में अगर आप घर खरीदना है, एवरेज पर्सन को 109 ईयर्स का थंकवा लगेगा. What? 109 ईयर्स मतलब आप घर नहीं खरीद नहीं सकते. खरीद सकते. अगर मुंबई को बाहर रखेंगे तो हैदराबाद, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई और गुड़गांव, ये एरियाज NCR, ठीक है. NCR एरियाज में लगभग 2 to 2.5 करोड़ अच्छा बजट. मतलब आपका हाउस होल्ड इनकम मतलब वाइफ और हस्बैंड का इनकम दोनों मिला के अराउंड 36 to 42 lakhs रहना चाहिए. जो आपका टैक्स कट होने के बाद, वो जो मेट्रिक मैंने बताया था ना, 1/3 ऑफ योर नेट इनकम ओनली शुड बी पुट इन हाउसिंग. उसके हिसाब से रफली अराउंड 36 lakhs to 42 lakh. मतलब एक आदमी 2 लाख पर मंथ कमाना है. पुणे में स्लाइटली 1.5 में भी अच्छा बजट मिल जाएगा. ठीक है. लाइफस्टाइल एंड अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इंडिया में अभी कौन सा सिटी बेस्ट है फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग? लिवेबिलिटी वाला इंडेक्स में हैदराबाद नंबर 1 है इंडिया में. ये थोड़ा बायस लग रहा है. नहीं, मैं नहीं कर रहा. आई साइट इवन रिपोर्ट्स. ओके. मर्सर एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो बहुत गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेट्स के लिए ग्लोबली वेरियस सिटीज का रेटिंग करता है लिवेबिलिटी इंडेक्स में. सो लास्ट 5 साल कंसेक्यूटिवली हैदराबाद इंडिया में नंबर 1 रहा है. रियली 5 साल, ये नहीं कि 1 साल आया 2 साल, 5 साल कंसेक्यूटिव. सो उस रिपोर्ट के आधार पे जब हम बात करें तो हैदराबाद हैज बीन रेटेड एज द बेस्ट सिटी फ्रॉम अ लिवेबिलिटी स्टैंड पॉइंट. और इसका जब हम डीपर स्टडी करें तो पहले हैदराबाद में
अफोर्डेबिलिटी ऑफ स्पेस, मतलब रियल एस्टेट का अफोर्डेबिलिटी रेंट के लिए हो सकता है, बहुत लोग आके रेंट भी लेते हैं ना। हैदराबाद में सिटी सेंटर एरिया में एक 1500 to 1600 स्क्वायर फीट का 3 बेडरूम आपको प्राइम एरियाज में 50 to 60,000 में मिल जाएगा, कंपेयर टू बैंगलोर एंड गुड़गांव विच इज अराउंड 75 to 80,000 है वो, सो मच लेसर देन। हाँ। बॉम्बे में तो 1,25,000, तो वो तो डबल है। डबल है, हाँ। मोर देन डबल। और घर खरीदना है आपको घर खरीदना है। तो प्राइम एरियाज में, सिटी सेंटर एरियाज में हैदराबाद में लगभग आपको 10,000 रुपीज पर एसएफटी में मिल जाएगा। बैंगलोर 20,000, गुड़गांव अराउंड 25,000, बॉम्बे अराउंड 60,000। तो मतलब आपके 2 करोड़ के पैसे से ज्यादा स्क्वायर फुट मिलता है इधर हैदराबाद में, राइट, कंपेयर टू एनी अदर सिटी, राइट। वो आपके पास 2 करोड़ का बजट है, हैदराबाद में आपको मिलेगा 2,000 स्क्वायर फीट का स्पेस, ज्यादा बैंग फॉर बक मिल रहा है यहाँ पे। बड़ा घर, लाइक मोर स्पेस फॉर योर फैमिली एंड किड्स। नेक्स्ट, इवन स्कूल्स का जो फीस होता है ना, वो भी हैदराबाद में ये सिटीज से बहुत कम है। नंबर मेरा माइंड के टॉप में नहीं है अभी, बट कंसिडरेबली कम है ये प्लेसेस से। अगर मतलब अफोर्डेबिलिटी में वी कैन थिंक कि ये 30% चीपर है, तो आई गेस स्कूल्स में भी इट वुड प्रोबब्ली बी अराउंड वही दैट रेशियो मच। है, वही रेशियो है। नेक्स्ट आप F&B, लेकिन लोग बाहर जाके खाना खाते हैं, जो आउटसाइड एक्सपेंडिचर होता है, उसमें भी हैदराबाद में एक मील फॉर 2 पीपल, मोस्ट ऑफ द डिसेंट रेस्टोरेंट्स इज अराउंड 1,200 रुपीज। बैंगलोर में अराउंड 1,800 कुछ है, गुड़गांव एंड बॉम्बे वही अराउंड 2,000 के रेंज में है, टू बी प्रिसाइज। सो यू नो ऑफ दिस मैट्रिक्स में हैदराबाद बेटर रैंक होता है, इसलिए लिवेबिलिटी में हैदराबाद बेटर है। अब AQR में भी बेटर है, AQR का नंबर मेरा माइंड का टॉप, एवरीबॉडी नोस NCR इज बैड। या आई मीन But- आई एम फ्रॉम नोएडा, तो टेल मी अबाउट इट। PTSD हो रहा है मुझे तो। सो वो भी एक चीज होता है। नेक्स्ट, इवन अर्बन मोबिलिटी मैट्रिक्स में भी हैदराबाद वन ऑफ द बेस्ट है। कोलकाता इज द वर्स्ट एक्चुअली इन इंडिया। अर्बन मोबिलिटी मतलब 1 घंटे में आपका सिटी में कितना दूर ट्रैवल कर सकता है। हैदराबाद उसमें आई थिंक इट्स द बेस्ट एट अराउंड 20 किलोमीटर। कोलकाता एंड बैंगलोर आर द वर्स्ट, समवेयर अराउंड 19 to 20। सेम जगह पे ही अटके रहेंगे हम। हैदराबाद अराउंड 25 किलोमीटर से। अब लोगों को ऐसा नहीं देखना कि अरे 5 ही किलोमीटर का वेरिएंस है, नहीं। This has to be in tandem with what is the spread of the city from the center of the city. हैदराबाद का सिटी सेंटर जो है, to majority of the residential areas is around 30 किलोमीटर वाला रेडियस। बॉम्बे में ये 90 है, so most suburban development from the center of the city. बैंगलोर में around 60 किलोमीटर है, मतलब you'll have to travel more at a slower pace. Not just affordable segment में, even HNI sector में भी we are one of the best in the country. अच्छा, राइट। किस तरीके से? अब जब हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो जो घर का सेल्स होता है ना, जो घर अभी अबव 5 and 6 crores and above, राइट, वो हाउस सेल्स का वॉल्यूम इंडिया का सबसे बड़ा है। ये MMR रीजन है, नॉट जस्ट बॉम्बे सिटी। अच्छा, तो नवी मुंबई, थाने, वो पूरा रीजन मिला के मुंबई में लगभग दैट इज अराउंड 20,000 करोड़ का इन्वेंट्री सेल हुआ है। ओके। सेकेंड है NCR रीजन, तो दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऑल दिस एरियाज। करेक्ट। उधर अराउंड 12,000 करोड़ का इन्वेंट्री सेल हुआ है। थर्ड इज हैदराबाद एट 6,000 करोड़। तो एक ही सिटी के जरिए देखे तो कोर्स, एंड हैदराबाद रीजन नहीं है, एक ही एरिया, एक ही सिटी है, कोई HMR कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, बस हैदराबाद सिटी है। सिटी 6,000 करोड़ का सेल हुआ है। नेक्स्ट इज बैंगलोर एट 1,300 करोड़। बैंगलोर का HNI मार्केट इज 1/5 दैट ऑफ हैदराबाद। सो इवन ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स का मार्केट हैदराबाद में सबसे बड़ा है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ HNI पॉपुलेशन वी आर द सेकंड बिगेस्ट इन द कंट्री। टू टेल यू राइट, इंडिया का सबसे बड़ा अपार्टमेंट हैदराबाद में बन रहा है, एंड देयर आर 100 अपार्टमेंट्स इन दैट प्रोजेक्ट। गेस कीजिए उसका साइज कितना है? 16,000 स्क्वायर फीट। तो इस जगह का रेंट कितना है? अब मैं जानना चाहती हूँ। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और रेंट तो अफोर्डेबल ही होगा शायद। अच्छा। अगर इसका आप देखें तो रेंट इजीली होगा लाइक 12 to 15 lakhs a month। कॉस्ट ऑफ अ यूनिट वहाँ पे अभी खरीदने के लिए तो Ballpark। बॉल पार्क आपको मिलेगा अराउंड 25 to 30 crores में मिलेगा। 25 to 30 CR। हैदराबाद में कोई सी व्यू नहीं है, अगर सी व्यू है तो आई प्रिज्यूम वो 150 crore का चला जाएगा। यहाँ पे आई गेस दुर्गम चरुव लेक व्यू। हाँ, वो एक ही है, बस सी नहीं है हैदराबाद के पास। अगर सी है तो नहीं, बट बैंगलोर में भी जैसे सी नहीं है, बट लेक्स बिकते हैं वहाँ पे। लेक्स बिकते, इधर भी लेक्स बिकता है, लेकिन बैंगलोर में लेक्स और ज्यादा है हैदराबाद से। बट लेकिन इधर भी जो प्रोजेक्ट्स लेक व्यू का प्रोजेक्ट्स है वो अच्छा बिकता है। मतलब हालांकि ये एक और प्रॉब्लम है कि सारे लेक्स एंक्रोच हो गए हैं, उन पे बिल्डिंग्स बन गए हैं। सही है, वो दूसरा अलग का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये तो हुआ ओवरऑल मेरा गेम था, काफी लंबा खिंच गया मेरा गेम। बट लेट्स कम टू यू। वो रियल एस्टेट का वही होता है, लाइक रियल एस्टेट का क्वेश्चन छोटा होता है, आंसर बड़ा होता है। जब आप देखते हैं ना एग्जाम पे, जब लिखते थे बचपन में 6 मार्क डिस्क्राइब, वो एक ही वर्ड रहता है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, क्या डिस्क्राइब करना है, पन्ने भर रहे हम। रियल एस्टेट वैसा ही है। बट आपकी जर्नी कैसी रही है? आप कहाँ से है? आई वांट द ऑडियंस टू नो मोर अबाउट यू। तो आपका बैकग्राउंड स्टोरी अगर आप शेयर कर पाए। मैं पैदा हुआ एक रियल एस्टेट
एस्टेट फैमिली में ही। ओह वाओ। मैं 1990 में मैं जन्म लिया था। 1989 में मेरे पापा और उनका 2 और रिलेटिव्स मिलके अशोका बिल्डर्स बोल के एक रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाए थे। वो अभी भी है, ऑलमोस्ट 35 ईयर्स। ये हैदराबाद सिटी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेवलपर है। तो बचपन में बढ़ते समय में 3rd क्लास से मैं साइट्स को जाता था। मेरा पापा लाइक कभी कभी ऐसा लंच कैरी करने के लिए, तो एक्सपोज था ये इंडस्ट्री में कैसा इश्यूज आते हैं, लाइक काम कैसा होता है, लाइक वो सब एक्सपोज था। तो मतलब आप भी एक अनपेड इंटर्न थे वहाँ पे। और मेरे को थी बहुत तर बिजनेस में काफ़ी बार ये होता है कि काम करने के बाद मालूम होता है कि क्या नहीं करना है, क्या करना है ये वो बहुत इजी है, आप समझ जाते हैं जल्दी। बट क्या नहीं करना है वो एक्सपेरिमेंट करके आग जलाने के बाद ही मालूम होता है। मेरे स्टोरी में लकी थिंग ये हुआ कि मैं मेरे पापा से देखने के लिए मैं क्या नहीं करना है और उनका भी टीचिंग्स, उन्होंने बिजनेस क्लासेस बोल के मेरे को ट्यूशन लेता था। ये मतलब ये आपका इनफॉर्मल एमबीए था। इनफॉर्मल एमबीए था, वेयर आई लर्नड व्हाट नॉट टू डू। या घर पे ही एमबीए हो रहा है और क्या और चाहिए free लाइफ of में, cost। भाई फ्री 2 CR का लोन भी नहीं चाहिए इसके लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट। या तो फिर अंडरग्रेड पढ़ने के बाद मैं 2014 को हैदराबाद वापस आ गया और मेरे पापा के साथ पहली प्रोजेक्ट था। उसी समय वो न्यू हैदराबाद फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के एरिया में एक लैंड ले रहे थे। सो वो लैंड एक्विजिशन से गॉट एक्सपोज टू द बिजनेस। 3 साल उनके साथ काम करने के बाद वो प्रोजेक्ट का लैंड ओनर अनिल और मैं दोनों मिला के ASBL हमारा खुद का एक डेवलपर का बिल्डर कंपनी बनाए। जब आप मल्टी एसेट क्लास होते हैं, मतलब आप घर बनाते, ऑफिस स्पेस बनाते और मॉल बनाते, मल्टी एसेट क्लास बोलते हैं। मल्टी एसेट क्लास जब भी आप बनाना, आपका ग्रोथ स्लोअर होता है। वो पास्ट में अच्छा था लेकिन अब ग्रोथ स्लोअर होता है वो सब, क्योंकि हर एक एसेट क्लास में कस्टमर अलग है, उसको बनाना तरीका अलग है, कैश फ्लो साइकिल अलग है, बैंकर्स अलग है, पूरा अलग होता है। तो हमने देखा कि हम एक ही एसेट क्लास को पकड़ के उसमें डेप्थ मारेंगे, उस पर एक्सपर्ट्स होंगे, 3-4 डिफरेंट एसेट क्लास नहीं करेंगे। तो ASBL इज एन एसेट फोकस्ड कंपनी। हम सिर्फ घर बनाते हैं। यू कैन डू इट मच क्विकर इफ अगर आप लैंड खरीद के करें तो, रादर देन जनरली बिल्डर्स को लैंड कैसे मिलता है, जॉइंट डेवलपमेंट बोलते हैं। मतलब आप लैंड ओनर हैं, ठीक है, और मैं डेवलपर हूँ, मैं आके आपको बोलूँगा कि हाँ मैं डेवलप कर सकता हूँ, तो आपको तुम 35% ऑफ द इन्वेंट्री अपार्टमेंट्स आप ले लीजिए, 65 अपार्टमेंट्स मैं ले लेता हूँ, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है लैंड, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन है बनाना है और बेचना। ऐसा पार्टनरशिप JD बोलते हैं और JV भी बोलते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमने देखा कि ये बिजनेस मॉडल में बहुत टाइम लग रहा है लैंड को एक्वायर करने के लिए। तो हमने देखा कि लैंड खरीदना और सिंपलर है। अब उसमें भी रिस्क है, ऐसा नहीं कि उसमें रिस्क नहीं है, टाइटल और वो सब बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा, और आपका प्रोडक्ट प्लानिंग गलत नहीं हो सकता है उसमें, क्योंकि बहुत पैसे आप डे 1 ही लगा दे रहे हैं ना लैंड खरीदने के लिए। तो जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे वो आप 100% श्योर शॉट होना है कि ये बिकेगा। एंड आई गेस इसमें एक और बेनिफिट है कि पूरी वैल्यू चेन में आप इन्वॉल्व हैं। हाँ एग्जैक्टली। वो क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी अश्योरेंस बहुत हाई होगी कस्टमर के लिए। एब्सोल्युटली। वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड मतलब आई होप you're able to expand pan India someday. Touch wood. Yes. So coming to the most hotly debated topic in real estate investing, drum roll, रेंट वर्सेस बाय। आपको क्या लगता है कौन सी एज पे किसी को रेंट करना चाहिए एंड कौन सी एज पे किसी को बाय करना चाहिए प्रॉपर्टी? Don't buy in 20s. Okay. Like again also, don't buy in 20s. For higher impact. For higher impact. So because see, one thing is 20s में क्यों नहीं खरीदना चाहते, right? पहले 20s में आपका, आप ग्रेजुएट होके 25 तक आपका पहला जॉब आता है, 25-26। पहला जॉब में आपको ये पता नहीं होगा कि आप कौन सा सिटी में सेटल होंगे। ये थोड़ी ना कि फर्स्ट जॉब है आपका फाइनल जॉब है। 2-3 जॉब्स करने के बाद ही आपको भी पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा कंपनी आपका फिटमेंट है, वो सब आपको तभी पता चलेगा। इसलिए जब आप पहले ही घर खरीद लिए उसी सिटी में, तो ये प्रॉब्लम होगा कि आपको जॉब उसी सिटी में ढूंढना पड़ेगा। एक सिटी में घर खरीद के आप दूसरे सिटी में जाके रिसाइड करते हैं तो उधर रेंट लेना पड़ेगा और इधर ये घर आपको रेंट में रखना पड़ेगा और इसका EMI आप भरना पड़ेगा और EMI रेंट से ज़्यादा होगा। ये पूरा लॉस होता है। सो पहली जॉब में आप खरीदना मत। एंड सेकेंड थिंग, जब आप पहले जॉब करते हैं ना, तभी आपके पास उतना सेविंग्स भी नहीं होंगे। राइट। थोड़ी ना कि पहली जॉब में लोगों को 2 लाख पर मंथ और 3 लाख पर मंथ वाला सैलरी मिलेगा, मे बी 0.5% को मिलेगा, रेस्ट को नहीं मिलेगा ना। जब कमाई कम है, व्हाई डू यू वांट टू टेक उतना बड़ा एक्सपोजर? नहीं तो कर्ज में ही डूबे रहोगे, पूरी 20s उसी में कट पूरा जाएगी। 20s आप बस EMI भरने में ही आपका टाइम चले जाएगा, आप कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते। एड शीरन के कॉन्सर्ट को अटेंड ही नहीं कर पाओगे आप। 100% वो भी EMI पे लेना पड़ेगा उसका टिकट। 30s में हमने जो देखा है ना, जैसा ही आदमी का शादी होता है, लोगों का शादी होता है और लाइक बच्चा पैदा करने का प्लानिंग चलता है, तब लोगों को सेटल डाउन होने की ज़रूरत है। और मोर देन ज़रूरत, लाइक जब भी फैमिली आपका बनता है तो अब सेटल डाउन होने का
आलोचना भी करते हैं। ओ वाओ, ये तो काफी होती है। अब तो आपको समझाना पड़ेगा आलोचना का मतलब क्या है। थिंकिंग करते हैं। अच्छा, गॉट इट। राइट, सो और हमने ये भी देखा है कि पास्ट में जो था घर एक ही बार खरीदते लाइफ में लोग, अब वैसा नहीं है। जब हम देख रहे हैं यूजर का कंज्यूमर पैटर्न्स ऑफ स्पेंडिंग, वो सब घर के मामले में जब हम देख रहे हैं, घर खरीदना या ना खरीदना का बहुत इज वेरी क्लोजली लिंक्ड टू वेडिंग्स, मैरिजेस। सो व्हेन पीपल, जब लोग मेरे को पूछते हैं कि लोग कब तक घर खरीदेंगे, जब तक शादी करेंगे। जब सोसाइटी शादी नहीं करेंगे तब घर का मामला थोड़ा बदल सकता है। एनीवेज दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम सून। गॉट इट। Right? यहाँ पे शादी फिर लीडिंग इंडिकेटर है। यस, शादी लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो आजकल टॉप 6-7 सिटीज में लोग शादी करें रफली 30-32 ईयर्स को। इसलिए एवरेज एज ऑफ बाइंग फर्स्ट हाउस वो हो रहा है 35-36 ईयर्स को। एवरेज एज ऑफ हैविंग किड्स इज लेट 30s, अराउंड 37-38। लेट 30s हो गए अब? लेट 30s हो गया, क्योंकि शादी करे 35 पे ना। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि जब भी मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ हर दूसरे बंदे की शादी हो रही होती है। इसे मेरा ही फीड थोड़ा रिग्ड है क्या? हो सकता है। ओके फाइन, ठीक है। तो एंड अराउंड 40, लेट 40s एंड अर्ली 50s में लोग अपग्रेड कर रहे हैं। तो घर अब लाइफ टाइम में एक ही टाइम यूज करने का प्रोडक्ट नहीं रहा है फॉर एटलीस्ट द मोस्ट ऑफ द पीपल आर बाइंग होम्स। लोग 2 बार घर खरीद रहे। एक है शादी या बच्चे के टाइम पे, दूसरा है जब बच्चे अर्ली टीन्स को आ रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, अर्ली टीन्स को जब बच्चे आते हैं, घर का ओनर्स का स्पेस रिक्वायरमेंट बढ़ जा रहा है। क्योंकि टीनेज में आते बच्चे पूछेंगे, अरे मेरे को एक बेडरूम चाहिए, मैं दीदी या भैया से नहीं शेयर करूंगा। वो एक हो रहा है। और नेक्स्ट, आपका पहले घर खरीद के अब 10 साल हो रहा है ना, तो आपका पूरा होम लोन सब भर दिए। एवरेजली लोग लेते हैं 20 साल का होम लोन, बट इफ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स पब्लिश्ड बाय ऑल द बैंक्स, 7.5 years में लोग वो पूरा होम का कर्जा दे दे। एवरेज रीपेमेंट इज 7.2 years, 7.2 years एक्चुअली। मतलब 10 years में आपका लोन भी पूरा हो गया और वो घर का इक्विटी पूरा आपके आप ही के पास है ना। गॉट इट। तो वो बेच के आप अपग्रेड हो जाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है। और Yeah. मतलब नॉट जस्ट अबाउट होम्स बट अबाउट लाइफ, फैमिली लाइफ से याद है ना, सी द एंटायर हाउस बाइंग जो होता है ना, उसका सोर्स रिक्वायरमेंट आता है फैमिली लाइफ से। I guess it makes sense because buying a house इतना इमोशनल डिसीजन है, तो it's intertwined with everything. करेक्ट। अगर किसी को घर को बाय या बुक करना है तो एवरेज कॉपस का साइज कितना होना चाहिए? देखिए, पहले तो आप ये 15% का डाउन पेमेंट एक रखना चाहिए साइड पे। ठीक तो है। 2 करोड़ का अपार्टमेंट मतलब 30 lakhs आपको कॉर्पस एक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा कॉर्पस वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कई बार हमने देखा है कि कस्टमर इसका प्लानिंग नहीं करता है, कि 4 साल के बाद जब आपका हैंडओवर मिलता है ना, तब आपको फिर एक 20 लाख की ज़रूरत पड़ती होगी इंटीरियर्स में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार लोग वो मिस होते हैं, और लास्ट पे जब घर का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तब अगेन फिर वो पैसे के लिए थोड़ा टाइट होता है कि अरे अब इंटीरियर्स के लिए पैसा कहाँ से आना। रफली देखिए कि 25% ऑफ का जो घर का एक्सपेंस है ना, उसमें लेट्स से घर आपका 1 करोड़ का है, तो 25% मतलब 25 lakhs आपका कॉर्पस होना चाहिए। ओके, अंडरस्टूड। आजकल एक और चीज जो हो रही है, जेंजी लोग जब सोशल मीडिया पे कंटेंट देखते हैं ना, वो देखते हैं कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे, मीडिया में लोग उन्हें कह रहे हैं कि आप घर तो खरीद ही नहीं सकते, आपका कुछ ना हो पाएगा टाइप सीन। इज दिस एक्चुअली ट्रू? इज इट एक्यूरेट कि जेंजी के लिए अभी घर खरीदना इज एक्सट्रीमली टफ? उसमें कुछ सही इन्फॉर्मेशन है। इंडिया इज 33% अर्बनाइज्ड, मतलब 33% ऑफ हमारा पॉपुलेशन जो है वो शहर में रह रहा है, और बाकी 67% गांव में रह रहा है, रूरल एरिया में रह रहा है। और दूसरा, जब आप देखें तो घर खरीदने के लिए लगभग आपको मिनिमम 50 to 75 lakhs एक मिनिमम का कॉस्ट होगा। अगर आप एक 60 lakhs का घर खरीद रहे एग्जाम्पल लेके, तो आपका तनख्वाह होना चाहिए रफली अराउंड 50 to 60,000, राइट। 50 to 60,000 पर मंथ अर्निंग वाले लोग इकोनॉमी में बस ये टॉप 5% है। दैट्स इट। इफ़ यू आर एक्चुअली अर्निंग, अगर आप स्टेटिस्टिक्स के जरिए, गवर्नमेंट वेबसाइट में पब्लिश स्टेटिस्टिक्स के जरिए देखें तो भी, अगर आप साल में 3 लाख मतलब मंथली 25,000 का तनख्वाह ले रहे हैं, तो आप कंट्री का टॉप 10% में आ जाते हैं। आप घर खरीदना चाहते हो तो मिनिमम आपका तनख्वाह होना चाहिए 60,000 रुपीज़, राइट। वो इकोनॉमी का टॉप 3% लोग ही कमा रहे, 3 to 4% लोग। मतलब इकोनॉमी का टॉप 3 to 4% लोग ही घर खरीद सकते हैं। बाकी 26% to 30% लोग जो शहर में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए घर खरीदना थोड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है अभी। और रेंटल अकोमोडेशन और बेटर होना चाहिए उन लोगों को, अर्बन हाउसिंग बेटर होना चाहिए। और या बस हमारा ही देश में नहीं, कई देशों में भी यही है स्टेटिस्टिक्स। क्योंकि घर खरीदना बहुत कॉस्टली है, क्योंकि लैंड का कॉस्ट है, रेगुलेशन का कॉस्ट है,
खरीदने का मटेरियल का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट, ये पूरा आने के बाद जब प्रोडक्ट बाहर आएगा वो कॉस्ट बन रहा है। यहाँ तो मेरा भी बबल पॉप हो चुका है बिल्कुल। जेंजी के लिए तो सैड सीन ही है। और मतलब जेंजी मतलब आपके आप 25-26 का एज ग्रुप में है अभी, 25 एज ग्रुप। हाँ 25 में अगर आप 60,000 का सैलरी ले रहे हैं, जब आप 30 to 33 नेक्स्ट 8 ईयर्स में मिनिमम आपका सैलरी लेके 10% ईयरली अप्रिशिएशन, 10% ईयरली अप्रिशिएशन 6 to 7 ईयर्स में डबल होगा। मतलब आपका सैलरी होगा 1,20,000 to 1,30,000 आप खरीद सकते हैं। आप अगर आपका सैलरी उससे कम है तो मुश्किल है। थैंक्स फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट। तो अब रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं, रेंट वर्सेस बाय का चैप्टर बंद करते हैं। अगर हमें रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में घुसना है तो कमर्शियल प्रॉपर्टी बेटर है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी? ओके, प्योरली इन्वेस्टमेंट के जरिए देखें, प्योरली इन्वेस्टमेंट। हाँ प्योरली इन्वेस्ट के जरिए आप देखें तो कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छा होगा जब 50 वो एज ग्रुप में। क्यों? जब आप 50 के आसपास आते हैं तो आप नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में रिटायर होने वाले हैं। हाँ। जब आप रिटायर होते हैं तब आपका मंथली तनख्वाह कट हो जाएगा ना, सैलरी नहीं आएगा आपका जब आप रिटायर होते हैं। तो इनकम सप्लीमेंटेशन बोलते हैं इसको। तो जो अर्निंग आपका मंथली आना चाहिए और जो आपका इनकम को सप्लीमेंट करता है, वो रेंटल एसेट्स अच्छा है उसके लिए। क्योंकि Okay. रेंटल एसेट्स में आपको अप्रॉक्सीमेट रिटर्न्स मिलेगा 6 to 8% प्लस प्रॉपर्टी अप्रिशिएशंस मिला के अराउंड 10%। सो 10% का रिटर्न अगर आप 20s और 30s में 10% का रिटर्न कम है। उस एज में पैसा और थोड़ा फास्टर रिटर्न लेना चाहिए। अर्ली 30s ये एज ग्रुप में है तो हाउस फ्लिपिंग एक अच्छा मॉडल है। लैंड खरीदना, प्लॉट खरीदना भी अच्छा मॉडल है, लेकिन थोड़ा देख के खरीदना पड़ेगा क्योंकि लैंड में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। जो हाउसिंग में जितना इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, प्लॉट्स में उतना इन्फॉर्मेशन ओपनली अवेलेबल नहीं है। लेकिन रिटर्न्स, रिस्क और रिवॉर्ड प्लॉट्स में ज़्यादा है, हाउसिंग और स्टेबल एसेट है। तो ऐसा देखिए कि हाउसिंग इक्विटी से, प्लॉट्स क्रिप्टो से। अच्छा, टू पुट इट इन पर्सपेक्टिव। तो आप कह रहे हो हाउस फ्लिपिंग मतलब कुछ साल बाद में उसको बेचना? जैसे ही का प्रोजेक्ट पे काम शुरू होता है तब खरीद लेना, हैंड ओवर आते ही बेच देना। अगर वैसे करें तो आप वो 16 to 18% रिटर्न इजीली ले कह सकते हैं। लेकिन आप कह रहे हो हाउसेस के केस में ये हो सकता है, लैंड के केस में नहीं हो सकता? लैंड के केस में ये नहीं होता। लैंड के केस में आपको लैंड्स में ऐसा होता है कि थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा, मतलब 7 ईयर्स ऐसा। अब खरीद के चुप हो जाओ, 6-7 ईयर्स में वो एरिया में रोड आएगा, स्कूल्स आएगा, शॉप्स आएगा, डेंसिटी बढ़ेगा, आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन ऐसा हो सकता है कई बार लैंड्स में, जैसा गवर्नमेंट बदलता है ना, जैसा तब क्या होता है, सिटी का डेवलपमेंट एक डायरेक्शन से लेके दूसरा डायरेक्शन में जा सकता है क्योंकि पॉलिसी बदलता है। लैंड का इन्वेस्टमेंट्स आर मोर सब्जेक्ट टू पॉलिसी चेंजेस। अगर गवर्नमेंट सोचेगा कि ये डायरेक्शन में हम एक बड़ा इंडस्ट्रियल लेआउट बना के फैक्ट्री बनाएंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट आके अरे ये डायरेक्शन में नहीं वो डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, उधर अच्छा रोड भी डालेंगे, वो उस डायरेक्शन में बनाए, तब क्या होगा, जो इस एरिया में जो आप खरीदे पहले वाली एरिया में, उधर आपका रिटर्न कम हो जाता है। अगर किसी को फिर भी कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, वो कौन सी चीज़ है जो ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, पहले तो अब कमर्शियल रियल एस्टेट में REIT बोल के एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आ गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इससे पहले क्या होता था, 5,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर प्लेट है तो आप जाके 1,000 स्क्वायर फीट स्पेस खरीदना पड़ रहा है पास्ट में। जब से ये रीट आ गया, अब बहुत ईजी है, आप इंडेक्स पे जाइए और खरीद लीजिए। आई थिंक इन मल्टीपल्स, इट कैन बी एनी मल्टीपल, लाइक 100 रुपीज़ से लेके 10 लाख और 10 करोड़ और 100 करोड़ तक भी आप लगा सकते हैं और पैसिव इनकम आप अर्न कर सकते हैं। एज ऑफ टुडे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग से कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल? सी कमर्शियल में आई थिंक 12%, 12%, जो 6 to 7% आपको मिलेगा मंथली इन टर्म्स ऑफ रेंटल डिविडेंड, राइट। एंड बाकी 5% रेंटल अप्रिशिएशन फ्यूचर में होगा ना, वो जैसा ही आपका प्रॉपर्टी वैल्यू अप्रिशिएट होता है। सो 12% का यील्ड में 5% अप्रिशिएशन में आता है। मैं मतलब एक ही बार पैसा मंथली नहीं आता, मंथली पे आउट होगा अराउंड 7%, 5% होगा लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन में। तो वो कमर्शियल में। रेसिडेंशियल में पकड़ेंगे अगर आप फ्लिपिंग करें तो आपको 16 to 18% मिल सकता है। रेसिडेंशियल में रेंटल देना आई वुडेंट रिकमेंड एट ऑल, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा 2 to 3% रिटर्न। अब घर खरीद के बहुत ही कम, घर खरीद के इन्फ्लेशन से भी कम है, इन्फ्लेशन से कम है, आपका EMI से भी कम है। EMI से कम है, EMI होगा 8% ना यार, ऊपर से टेनेंट के पीछे भागना पड़ेगा। रेंट दो। हाँ, तो घर खरीद के रेंट पे दे देना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ही नहीं। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अगर हम 10 साल के होराइजन को पकड़े एंड हमारे पास 20 लाख रुपए है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना एडवाइस करेंगे? 20 lakhs इन इंडेक्स फंड्स या 20 lakhs होम लोन के डाउन पेमेंट के लिए? या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 10 ईयर का होराइजन, आई वुड पुट इन इंडेक्स फंड्स। अच्छा, इंडेक्स फंड्स क्यों? इंडेक्स फंड्स आई वुड पुट। सी, इंडेक्स फंड में क्या है ना, एक एडवांटेज ये होता है कि एंट्री एग्जिट का, जब भी आप एग्जिट होना चाहते हो ना,
तब एक क्लिक ऑफ अ बटन सेल कीजिए, पैसा ले लीजिए। रियल एस्टेट का एक बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि एंट्री एंड एग्जिट आर का पेन पॉइंट। मतलब आप ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला, ऐसा थोड़ी ना जाके खरीद सकते, पेपर वर्क देखना पड़ेगा, ये पूरा एंट्री कॉस्ट, एंट्री बैरियर होता है, टाइम का भी और कॉस्ट का भी। जब आप एग्जिट करना चाहते हो, मतलब प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हो, तब भी आपको 3 से 4 महीना अच्छा मार्केट में लगेगा, बुरा मार्केट में 7 to 8 मंथ्स लगेगा। तो वो टाइम एक प्रॉब्लम है। लेकिन इस क्वेश्चन को फ्लिप करेंगे, अगर मेरे पास 1 करोड़ का है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए रियल एस्टेट अच्छा एसेट क्लास है। क्योंकि आप ऐसा देखिए कि आप कुछ इक्विटीज में पैसा लगाए, बहुत कंपनीज बहुत रिटर्न्स दिए, बट उनका शेयर वैल्यू भी बहुत इरोड हो सकता है ना। अगर आप लास्ट 1 ईयर का इंडेक्स, लाइक पूरा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स देखें तो कितना है रिटर्न, -% है। लास्ट 5 ईयर का बहुत ज़्यादा है। तो जब भी पैसा मोर लिक्विड होता है ना, तब वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है। तो रियल एस्टेट ऐसा देखिए कि आपका स्टेबल इन्वेस्टमेंट, आपका पाई में अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और आप 30 ईयर्स एज ग्रुप में हैं, तो 20-25% ऑफ योर मनी शुड बी इन रियल एस्टेट, रेस्ट शुड बी इन अदर फास्टर मूविंग एसेट्स। अगर आप 50-55 ईयर्स के एज के आसपास आ गए तो ज़्यादा मनी रियल एस्टेट में होना चाहिए, क्योंकि स्टेबल एसेट। आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि आप इंडेक्स फंड्स पे करोगे, कंसिडरिंग आप खुद एक रियल एस्टेट बिल्डर हो, राइट? लेकिन आपका मॉडल तो वही बोलता है। मॉडल तो वही है। सी, लेकिन इसमें भी 1-2 चेंजेस। सी अदर ना, सी घर का जो है ना, हाउस, थिंक अबाउट हाउस इन सच अ मैनर दैट इंट्रिंसिक यूसेज कॉस्ट भी एक होता है। वाई डू लोग घर क्यों खरीदते हैं? उसमें रहने के लिए। अब थोड़ी ना कि कुछ भी नहीं खरीदे, बिना शेल्टर आप रह सकते हो क्या? बिना स्टेबिलिटी कोई भी नहीं रह सकता, ऐसा नहीं चलता है। इन्वेस्टमेंट को थोड़ी देर साइड में रख के ये एंगल में देखिए, जो प्रोडक्ट्स हम लाइफ में यूज करते हैं, देखिए फ़ोन हम यूज़ करते हैं, चलो आप देखिए कि आप आज एक आईफोन खरीद लिया 1 लाख का, 1.5 लाख का, 3 साल के बाद आप उसको बेच रहे हो यूज़ करके, कितना प्राइस मिलेगा आपको? वही लाइक 50,000 के 50,000। कार भी वही है, सब कुछ डिप्रिशिएटिंग एसेट है। आप एक घर खरीदिए आज, राइट, और आप इस्तेमाल करें, 3 साल के बाद जब आप बेचे उसका प्राइस बढ़ता है। भी इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर शेल्टर भी एक होता है, जो लोगों को अक्सर वैल्यू कैसा करना मालूम नहीं होता है। जो घर खरीदना चॉइस नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल मैंडेटरी है, नीड है। It's not a want, it's a need. Investing in stocks and all is a want, it's not a need. Right. And yeah, then there is an argument that why then if it's only of shelter, I can stay in a rental house, right? Now rental house mein suddenly your owner wants the space, you'll have to move out. Now you're married, you have kids, suddenly overnight if he wants the space, can you move out like that? You can't. वही वो मास्लोस पिरामिड अगर आप याद करोगे, उसका जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, एक फंडामेंटल नीड हो जाती है वो। लेट्स से आई एम कन्विंस्ड एंड मुझे घर खरीदना है, बिल्डर से मैं कितना निगोशिएट कर सकती हूँ? अब आप ये बिल्डर से पूछ रहे हैं। एंड किन चीज़ों पे हम निगोशिएट कर सकते हैं? रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड इधर भी होता है। जब बिल्डर बोल रहा है 100 रुपए का घर है, राइट, इफ़ यू आर नेगोशिएट, इफ द बिल्डर इज ऑल्सो गिविंग आपको मोर देन 20-25% का डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑलमोस्ट ऑल रेड फ्लैग होना चाहिए। क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसा है कि लैंड का कॉस्ट फिक्स्ड है, एक्स कॉस्ट, देन बनाने का कॉस्ट, ये पूरा मिला के जब कॉस्ट बनता है ना, ये थोड़ी ना कि इफ आई सेल एट लोअर कॉस्ट मेरा कॉस्ट कम नहीं होता है। तो आइडियली नेगोशिएशन के लिए 5 to 6% से ज़्यादा इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग। 5 to 6%? 5 to 6, मतलब 10,000 पर स्क्वायर फुट का बिल्डर बोल रहा है, तो आपको मैक्सिमम 10% तक नेगोशिएट करना है, मैक्सिमम। अरे वो तो बहुत कम है, मुझे तो लगा 25% इज ओके, बट आप कह रहे हो रेड फ्लैग है वो। हाँ, क्यों रेड फ्लैग? क्योंकि अगर एक बिल्डर ऑपरेट कर रहा है ना, लेट मी टेल यू द बिल्डर ऑपरेशन साइड, लगभग हमको लैंड का खर्चा, राइट, 20% ऑफ द प्रोजेक्ट का कॉस्ट लैंड का खर्चा है हमको। नेक्स्ट बनाने का, इंजीनियरिंग का एक्सपेंडिचर होगा हमको अराउंड, इंक्लूसिव ऑफ GST हो रहा है, लाइक लेट्स से आप हाई राइज बना रहे हैं, सो अराउंड 4,000 to 4,500 रुपीज़, फाइनेंस कॉस्ट 600 रुपीज़ एंड सैलरीज वो सब मिला के फिर 300 रुपीज़। सो 10,000 पर स्क्वायर फुट के ऊपर ये पकड़े तो 20% मतलब 2,000 गया मेरा लैंड कॉस्ट, 45% मतलब 4,500 गया मेरा बनाने वाला कॉस्ट, फाइनेंस का 600 मतलब 6% वो गया 600 रुपीज़, then 350 for marketing, 350 for salaries. All this combined, you're going to land up at 7,700. So 23% का मार्कअप है मेरा। Right. अगर आपको 25% दे दिया कि मैं थोड़ी ना कि आई विल ब्रेक इवन हो रहा है आपके लिए, ब्रेक इवन, सो व्हाई वुड आई डू अ सर्विस? सो व्हाट इज सेफ? सी आजकल बिल्डर भी बहुत कॉस्ट प्लस मॉडल पे आ गए हैं, लाइक मोस्ट ऑफ देम ऑपरेट अराउंड 15 to 18% वाला मार्जिन। तो उस कॉस्ट पे के ऊपर अब चले तो 2 करोड़ का फ्लैट में बिल्डर को लगभग 30 to 40 lakhs ही प्रॉफिट मिलता है, 30 to 35 lakhs। उसी है वही है, नंबर्स 2-3% इधर इधर होगा, दैट्स इट। बिग बिलियन डे नहीं है, बिग बिलियन डे नहीं है दैट आई कैन सेल ऑफ माय प्रॉपर्टीज, ऐसा है, और ऐसा नहीं है, मेरा कॉस्ट इंट्रिंसिक कॉस्ट ही होता है। सो ये तो हो गया कॉस्ट पे, और कोई
चीज है जिसपे स्कोप है फॉर नेगोशिएशन या नहीं? दैट्स द एंड ऑफ द लाइन. मैंने सी बिल्डर से मोर देन 5 to 6% नेगोशिएट नहीं करना है. नेक्स्ट अनदर थिंग इज सी कैश भी नहीं देना है. कई तरह लोग भी क्या करते हैं, बिल्डर भी पूछते हैं वो भी गलत है, लोग भी देते हैं, लोग भी प्रेशर करते हैं वो भी गलत है, कस्टमर्स भी प्रेशर करते हैं वो भी गलत है. सी कैश देना भी एक बड़ा रेड फ्लैग है. सी लोग क्यों कैश देते हैं और बिल्डर क्यों कैश पूछता है? ताकि टैक्स अवॉइड कर सकते हैं. बिल्डर इनकम टैक्स अवॉइड कर सकता है और कस्टमर जो है जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी अवॉइड कर सकते हैं. टैक्सेशन सेविंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो गलत है. दूसरा उससे क्या होता है ना, अगर मैं एज ए बिल्डर आपसे कैश में ले लिया पैसा, वो पैसा कभी भी मैं आपका घर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कैश रिवर्स सिस्टम में नहीं लगा सकता हूँ. क्योंकि मैं कैश सिस्टम में लगाया, मैं वो कैश लेके क्या करना है, कॉन्ट्रैक्टर को देना है, वेंडर को देना है, राइट. कॉन्ट्रैक्टर को जब मैं वो कैश देता हूँ, मेरा फाइनेंस वाले को पता होगा, पूरा सप्लाई चेन जो भी बंदे मेरा कंपनी में काम करते हैं उनको पता होगा ना कि अरे इतना कैश लिया. वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ना. तो इसलिए कई तरह लोग क्या करते हैं, वो कैश बिल्डर वो कैश आया तो वो कैश से कई और लैंड खरीद लेते हैं. एक हाथ से लिया, एक हाथ से गया बाहर. तो आपका घर खरीदने के लिए कम पैसे पड़ेंगे, तो नेचुरली स्ट्रेस आएगा ना. मैं बहुत बार जब मैंने इन्वेस्टर्स से और अपार्टमेंट बायर से बात करा मेरा करियर में, जहाँ भी जिन लोगों से मैं देखा कि ज़्यादातर वो लोग 20% एंड अबव कैश में दिया है पैसा, राइट, वो सब ज़्यादातर वो प्रोजेक्ट अटक गए. अच्छा, हाँ, वो रिस्क होता है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया, क्योंकि ब्लैक मनी इस सेक्टर में काफी ज्यादा है. काफ़ी ज़्यादा है. तो सही है. उसका क्या इम्पैक्ट होता है रियल एस्टेट मार्केट? देखिए 2-3 चीज़ होता है. पहले तो ब्लैक मनी से एक प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रॉपर्टी हैंडओवर टाइमलाइंस थोड़ा स्ट्रेस आ सकता है उसमें, क्योंकि पैसा प्रोजेक्ट से बाहर जा रहा है. वो एक प्रॉब्लम है. नेक्स्ट, अगर जब वो प्रोजेक्ट स्ट्रेस में आ गया और टाइमलाइंस बहुत डिले हो गया है, जब आप कस्टमर जाके कोर्ट में केस भी डाले तो उसको कोई भी रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि पैसा कैश देना भी गलत है. थोड़ी ना कि बिल्डर का ही मिस्टेक है, कस्टमर का भी मिस्टेक है. क्यों दे रहे भाई, नहीं देना. आप भी एक हाथ से ताली नहीं बचती है ना. तो जब आप कुछ प्रोजेक्ट का कुछ बहुत ज़्यादा डिले हो गया, जब आप कोर्ट में केस डालने के लिए जाते हैं, तब कोई भी आपका कैश रिकॉग्नाइज नहीं करता है. और रिकॉग्नाइज करे तो आप भी आपके ऊपर भी केस गिरेगा ना. You're disincentivized to even disclose कि आपने कैश दिया है. Exactly. If you say that I've given this much cash, आप भी फंसोगे. You will also get stuck up. And next, taxation avoidance नहीं करना चाहिए. And next ये भी है ना कि कैश से क्या होता है, प्रॉपर्टी प्राइसेस आर्टिफिशियली इन्फ्लेट भी होते हैं. आप एक बिल्डर है, मैं एक बिल्डर हूँ, मेरे पास ज़्यादा कैश है क्योंकि मैंने टैक्स नहीं भरा उस कैश पे, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है. राइट. मतलब मैं लैंड को और पैसा लगा के खरीद सकता हूँ. लैंड का कॉस्ट और बढ़ा दिया, मतलब मेरा पर सेफ्टी प्राइस भी बढ़ाना पड़ेगा ना उसके लिए. सो कैश का इन्वॉल्वमेंट से आर्टिफिशियली प्राइसेस भी शूट अप होते हैं. ओह, ये तो मैंने सोचा नहीं था. एक बड़ा प्रॉब्लम है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन ओजी फैक्टर जो हमारे रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है, विच इज वास्तु. राइट. क्या लोग वास्तु में अभी तक बिलीव करते हैं, एंड आपके एक्सपीरियंस में ये रियल एस्टेट मार्केट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? देखिए मैंने सुना है नॉर्थ में उतना लोग वास्तु को नहीं देखते हैं, एनसीआर वो रीजन्स में. बैंगलोर में पहले बहुत कम होता था, लेकिन अब हमारा तेलुगु बिल्डर और तेलुगु लोग बहुत ज़्यादा है उधर, उससे बहुत बढ़ गया है बोल के मैंने सुना है. आई डोंट नो, मेरे को नहीं मालूम है इसमें कितना सच है, लेकिन मैंने सुना है वास्तु का प्रेफरेंस तेलुगु कस्टमर्स और तेलुगु बिल्डर्स में बहुत ज़्यादा है. हम बिना वास्तु कुछ भी नहीं बना. लाइक हैदराबाद में क्या है, ईस्ट फेसिंग प्राइम लाइक हाईएस्ट डिमांड रहता है. देन कम्स नॉर्थ, देन कम्स वेस्ट, लास्ट इज साउथ. साउथ का अपार्टमेंट आप हैदराबाद, पूरा हैदराबाद में एक भी नहीं देखेंगे. एक भी अपार्टमेंट साउथ में नहीं. अगर आप चेन्नई गए तो साउथ नंबर 1 प्रेफरेंस है. ओह, वहाँ उल्टा चलता है. वहाँ उल्टा चलता है. अरे वाह. तो वास्तु जिस सिटी पे आप बना रहे हो वो कंज्यूमर को ध्यान करके रखना पड़ेगा. एक तो ऐसा भी रूल्स है हैदराबाद में कि कमोड का डायरेक्शन नॉर्थ साउथ होना चाहिए. ये थोड़ा हाइट्स है, हाइट्स ऑफ या उससे तो क्या ही चेंज होगा. इट डजंट चेंज. So when we give east-west commode direction, people don't buy it. Oh wow. Maybe I think they'll have some gut problems or I don't know what. ये तो TMI रीजन में पहुंच गए हम. Information I didn't know I wanted to know. I understand. आपका बैकग्राउंड रियल एस्टेट में तो रहा ही है, मतलब जनरेशनली आप इस फील्ड में हैं. तो हमने भी ग्रोइंग अप वो स्टोरी सुने अपने दादाजी से कि उन्होंने ज़मीन 1 लाख रुपए में खरीदी, उन्होंने उस वक्त बेच दिया एंड अब ये करोड़ों का हो गया है. आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कभी हुआ है? एंड आज की मार्केट में ये जो 16-17% कैगर का हम पहले सुनते थे, अब अचीवेबल है क्या? आजकल इसका चांसेस होना बहुत कम है. अगर ये मेरे लाइफ में हुआ था ना. मेरे पिताजी 2004 में हैदराबाद के आसपास एक लैंड खरीदा था.
100 एकर्स खरीदा था, 1 एकड़ अराउंड 60,000 to 1 लाख रेंज पे एक्वायर करते आए। और अब रिसेंटली हमने उसमें एक 5% लैंड भेजा 1 एकड़ 5 करोड़ को, मतलब 20 ईयर्स में 500x रिटर्न आया है। 500 times. 500x रिटर्न आया, तो आई एम बेनिफैक्टर ऑफ दैट। That's insane. बट सोचिए कि ये क्यों आ रहा है, लाइक कैसे हम प्लान करें ऐसा रिटर्न मिल सकता है। देखिए ये, और इवन सोच के चलेंगे 100 टाइम्स इन 20 ईयर्स, दैट्स ऑल्सो ह्यूज रिटर्न ना। 500 टाइम्स इन 20 ईयर्स थोड़ा रेयर होता है ये। अब मेरे हिसाब से साउथ के इकोनॉमी में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा देखिए, जब उन्होंने 1 लाख को खरीदा, उनको 1 लाख को क्यों मिला? क्योंकि वो सिटी सेंटर से लगभग 60 किलोमीटर्स दूर था उस समय जब उन्होंने खरीदा था। नेक्स्ट, उस गांव में ज़्यादातर रोड नहीं थे, कच्चा रोड थे, और उधर ओनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही अवेलेबल ऑप्शन था, और उधर कुछ भी नहीं था। फास्ट फॉरवर्ड 20 ईयर्स, सिटी सेंटर से जो डिस्टेंस था पहले 60-70 किलोमीटर्स, अब वो आ गया 30 किलोमीटर्स। मतलब सिटी उसी डायरेक्शन में ग्रो हुआ। बिकॉज सिटी उसी डायरेक्शन में ग्रो हुआ, जो कच्चा रोड था बड़ा व्हाट डू यू से बड़ा रोड बन गया, अब 4 लेन रोड भी बन रहा है, हाईवे का काम चल रहा है उधर। उसी एरिया में एक 20 किलोमीटर के आगे एक इंडस्ट्रियल लेआउट बना, जहाँ कंपनीज आके फैक्ट्रीज लगाया। तो जब भी आपका इकॉनमी इंडस्ट्रियलाइज होगा तब ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अभी अगर आप पूछेंगे तो हैदराबाद के आसपास तेलंगाना में ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि तेलंगाना फेयरली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, तमिलनाडु कर्नाटका फेयरली इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज। ऐसा अपॉर्चुनिटीज आपको नॉर्थ में ज़्यादातर मिलेंगे। ज़्यादातर नॉर्थ में कहाँ, मुझे बताओ? बिहार, पटना, ये एरियाज में आपको मिलेंगे। लाइक यूपी एक क्लासिक केस है जहाँ आपको ऐसा ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी पर कैपिटा इज सम 1 लाख रुपीस, इंडिया एवरेज अराउंड 2.5 लाख रुपीस पर कैपिटा, जीडीपी पर कैपिटा। यूपी का कुछ 80,000 to 1 लाख रुपीस है, मतलब यूपी इज अ पुअर स्टेट, बट ग्रोथ रेट अब बहुत ज़्यादा है लास्ट 5-10 ईयर्स से। बिहार में भी आपका क्या है, पर कैपिटा लो है लेकिन ग्रोथ रेट कम है। प्रीरेक्विजिट होना चाहिए कि ग्रोथ भी हो रही है उस देश में। पुअर इकोनॉमी ग्रोइंग फास्टर, उधर मिलेंगे आपको। रिच इकोनॉमी ग्रोइंग फास्टर पे नहीं मिलेगा। तेलंगाना इज द रिचेस्ट इकोनॉमी इन द कंट्री पर कैपिटा वाइज, कीपिंग असाइड स्मॉल थिंग्स लाइक गोवा एंड सिक्किम। तेलंगाना इज द रिचेस्ट इन द कंट्री, 3,78,000 रुपीज पर कैपिटा। तो यहाँ पे आपको अब मेरा जनरेशन जाके ऐसा इधर करना, मेरा पापा की तरह इन्वेस्टमेंट इधर करना है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, दूसरा स्टेट्स को मिल सकता है। लेट्स मूव ऑन टू स्कैम्स जो होते हैं सेक्टर में, एंड हम उनसे कैसे बचें, मोर इम्पोर्टेंटली। रियल एस्टेट एंड स्कैम्स, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मीडिया एंड जनरल पब्लिक डिस्कोर्स में ये बहुत सिनोनिमस टर्म्स है। एग्जैक्टली। न्यूज़ एंड मीडिया में ये भी खबर आती रहती है कि काफ़ी बिल्डर्स ने इनोसेंट बायर्स को फंसाया फेक लिस्टिंग्स के थ्रू, तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अब क्योंकि ये सब हादसे हुए हैं, इसीलिए गवर्नमेंट 2016 या 17 में रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट को लेके आया, जिसके जरिए बायर्स को बहुत हेल्प मिल रहा है, बायर्स को बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जिसके जरिए बिल्डर पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस और गाइडलाइंस मिले हैं। लोगों के पैसा कैसा इस्तेमाल करना, हमारा कमिटमेंट एंड हैंड ओवर डेट को कैसा मेंशन करके कैसा उसको स्टिक ऑन करना है, अगर हैंड ओवर डेट को स्टिक नहीं करे तो पेनल्टीज क्या होंगे, ये पूरा बहुत टाइट लॉ सेंटर ने लेके आया हुआ है। वो आने के बाद बहुत कम हुए हैं ऐसा सच थी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये होगा कि अगर रेरा का नंबर नहीं है एक प्रोजेक्ट, अगर आप प्लॉट खरीद रहे, घर खरीद रहे या कमर्शियल प्लेस भी खरीद रहे, रेरा का नंबर नहीं है तो खरीदना ही मत। तो मैं वे बोल रहा हूँ कि डोंट बी एन इनोसेंट बायर, बी अ स्मार्ट बायर। इनोसेंट बायर होना भी एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि क्यों भाई, आप ही का पैसा तो लगा रहे, मेरा पैसा थोड़ी ना लगा रहे। कि आपका पैसा जब आप लगाते हो तब आप बिना रिसर्च करे क्यों लगा रहे पैसा? बस रिटर्न का एक्सपेक्टेशन देख के लालची में नहीं लगाना ना, रिस्क का भी देखना है। और दूसरा, ये बिल्डर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट पास्ट में करा कि नहीं, क्योंकि जब आपका खुद का इतना इम्पोर्टेंट कमाई हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं तो आपको ये रिसर्च करना है। ज़्यादातर स्कैम्स क्या होता है ना, ये रेरा नंबर नहीं आने से पहले ही कुछ डेवलपर सेल करने से वो वैसा होता है, अब बहुत कम हो गया है। दिल्ली में क्या हो, NCR रीजन में 5 to 7 ईयर्स पहले आप देखें तो ये प्रोफाइल फाइनेंसिंग बोल के एक आया था। ये मैंने सुना है, बिकॉज मतलब मैं तो नोएडा से ही हूँ, एंड आई सॉ कि नोएडा का पूरा रियल एस्टेट मार्केट ही गिर गया, वहाँ पे घोस्ट टाउन्स है अब, क्योंकि ये प्रोफाइल फाइनेंसिंग स्कैम हुआ। बट ये व्हाट इज दिस? प्रोफाइल फाइनेंसिंग में इसमें बायर का कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्डर का ही है गलती। तो इसमें ऐसा कर देता है कि अगर मैं बिल्डर हूँ, आप मेरे से एक फ्लैट खरीद लिए, राइट, आप एग्रीमेंट एंटर कर देते हैं ना। रेरा से पहले क्या होता था, एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं करते थे क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं था। अब रेरा आने के बाद एग्रीमेंट भी रजिस्टर करना, अब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में एग्रीमेंट भी रजिस्टर करना, उस पर लोगों को और एक 1% टैक्स गिरेगा, वो तो है।
राइट। जब आप एग्रीमेंट नहीं रजिस्टर करते थे उस समय, तो आप एक फ्लैट खरीद लेता था और वो अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट था। मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट में ये प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अनुरिमा बोल के कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। जब भी रजिस्टर नहीं होता है तब ये इन्फॉर्मेशन नहीं होता था। तो और बिल्डर जाके यही फ्लैट किसी और को भी बेच देता था। राइट। ये एक तरह की स्कैम है, डबल रजिस्ट्रेशन, ट्रिपल रजिस्ट्रेशन। तो लोग क्या करते थे, दे यूज्ड टू लेवरेज देयर फाइनेंशियल होम लोन बोरोइंग एबिलिटी। मतलब आपका जो तनख्वाह मिल रहा है उससे आपको मंथली 3 लाख तक होम लोन का EMI पे कर सकते हैं। तो मतलब वो आप गिरवी रख के that I can borrow इतना सा होम लोन and you're buying 3-4 houses just waiting that the home price appreciates and फिर ये flip कर देंगे। Let's say when you're flipping by buying one house, down payment आप करें 30 lakhs, right? And आप flip करें आपको डबल हुआ 60 lakhs, जो एग्जाम्पल में मैंने बताया था ना आपको। अगर वो 3 घर खरीदे तो आप लगाएंगे 60 lakhs, रिटर्न आएगा whatever like 1.2 करोड़ ना। इसको बोलते हैं प्रोफाइल फाइनेंस। सो उनका खुद का फाइनेंशियल प्रोफाइल जो होता है उसके ऊपर बोरो करना, वो इन अ वे यू आर रेंटिंग दैट आउट टू द बिल्डर। इफ आई बॉट 3 houses, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे इन 3 houses, राइट? आई एम ओनली गोइंग टू स्टे इन one of them. Now all these 3 houses I'm going to flip. Imagine the amount of flipping volume which goes on in the market. तब बहुत ज़्यादा लोग फ्लिपिंग में प्रोजेक्ट हैंडर होते ही लाइक 80% ऑफ द लोग पूरा घर फिर मार्केट में आ गया, तो प्राइस नहीं बढ़ेगा ना। तो वो लेकिन फिर बिल्डर दिखा रहे हैं कि वो इतने घर बुक्ड है, कितने घर बुक्ड है। तो इसमें क्या है, एक ही आदमी आके 3, 4, 5 अपार्टमेंट्स का बुकिंग दिखाई देगा और वो लोग फाइनेंस करते होंगे। कई बार बिल्डर ही EMI भी पे कर देता, तो दैट दे डोंट हैव टू पे द EMI बर्डन ऑल्सो। 8% पे डेट मिलता है ना आपको, क्योंकि होम लोन का कॉस्ट है 8%। अगर बिल्डर जाके हम बैंक से कंस्ट्रक्शन फाइनेंस लिया तो उसका कॉस्ट है 13-14%। तो ये 8% का डेट से आई एम फनलिंग माई कंस्ट्रक्शन, राइट। अगर ऐसा आपका 3-4 घर खरीदने का तनख्वाह है तो आपसे 3-4 घर खरीद के आपका वो होम लोन का इंटरेस्ट में ही आपको रिफंड दे सकता हूँ। तो अलग ही लेवल का स्कैम है। इट्स टेकिंग अ व्हाइल टू प्रोसेस। And yeah, see, whenever this thing is done unsustainably, it becomes a scam, right? Definitely, pre-EMI and interest holiday schemes are something which will help the buyer ease up their financial burden. It needs to be done carefully thought through and carefully structured, because it even increases the cost so much that the developer will not be able to bear it at one point of time. He lifts off the hands. So it's a double-edged sword again. मैं तो इस स्कैम को प्रोफाइल फाइनेंसिंग नहीं, आई थिंक आई कॉल इट क्रेडिट स्कोर एज अ सर्विस। Exactly. Profile financing is nothing but financial credit को आप गिरवी रख रहे हैं। Which is the biggest real estate scam जो आपने देखा है? It has not yet come out in the world like a scam, but I think it might one day. At least locally, what I know is I've gone to one land which has come to us, which was like 50 acres and in reasonably prime area. कहाँ पे? हैदराबाद में? हैदराबाद पे जब हम देख रहे थे उसमें हम देखे थे कि वो 50 acres में owners, you won't believe, there were 1300 owners. तो वो लोग क्या करे, एक एग्जिस्टिंग लैंड ओनर था, उसके ऊपर कुछ लैंड एजेंट या ब्रोकर आके वो एग्जिस्टिंग लैंड ओनर को ही गेव अ फाइनेंशियल एग्जिट बाय सेलिंग 1300 पीपल अपार्टमेंट्स, दैट आपको 30 लाख में एक फ्लैट दे दूंगा बोल के उन लोगों से पैसा लेके ये लैंड ओनर को एग्जिट करके इनको पूरा लैंड ओनर बना दिया। वो आदमी एक बिल्डर को ढूंढ रहा था इनको अपार्टमेंट्स बनाने के लिए। जब हमने देखा है कि आज लैंड अच्छा है, चलो जाके देखेंगे क्या है, तब हम पेपर्स जब स्टडी करें उसमें देखे कि 1300 लैंड ओनर्स है, तब हमने सोचा कि भाई ये लैंड एक्विजिशन नहीं बैंक एक्विजिशन हो रहा है। ये तो इस घपले में नहीं आना। ऐसा हैदराबाद में होता है। ये प्रैक्टिस थोड़ा प्रिवलेंट था और अभी कम हो रहा है ये, लेकिन अभी भी है थोड़ा। लाइक जहाँ पे क्या करते हैं ना, हम एक लैंड ओनर को लेके उनको लैंड ओनर लैंड बेचना चाह रहे हैं, तो बिल्डर या एजेंट्स आके क्या करते हैं 500 से 600 लोगों से पैसा लेके लैंड ओनर को एग्जिट करके इनको ये लैंड देके फिर अपार्टमेंट बनाते। ये मॉडल ऐसा ये नहीं कि कम्प्लीटली फेलियर मॉडल है, इसमें सक्सेस भी होता है, लेकिन जब भी ये 1500 पीपल ये 1300 पीपल को आप घर देना ना, राइट, जो भी बिल्डर नया आके वो अपार्टमेंट बनेगा, ये 1300 लोगों को घर दे के फिर यू शुड हैव इन्वेंट्री रिमेनिंग टू फिर उन्हों खुद बेच के और बनाने के लिए ना। तो ज़्यादा इन्वेंट्री अब इन्हीं के 50 पर लेट्स से 100 अपार्टमेंट्स बन रहे, अब इनको 20 अपार्टमेंट्स में इनका पूरा रिक्वायरमेंट मेट होता, नो प्रॉब्लम 20 या 30 में, लेकिन 50 अपार्टमेंट्स देना इन्हीं लोगों को। 50 अपार्टमेंट्स बिल्डर के लिए काफ़ी नहीं होता पूरा प्रोजेक्ट बनाने और प्रॉफिट कमाने में, तब कुछ भी नहीं होता है, फिर प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं होता। और वो लैंड में आपको बोला था वो ऐसा हो के लगभग 5 साल हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ उधर, तो कभी भी ब्लोट हो सकता। आई मीन आई होप नथिंग हैपेंस।
स्पीकिंग ऑफ केसेस जहाँ मल्टीपल ओनर्स होते हैं, राइट, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में ये बहुत देखा है कि एक ही पीस ऑफ लैंड में काफ़ी सारे पार्टीज अपना क्लेम स्टेक करते हैं। एंड फिर उन जगहों में क्या होता है कि पुलिस, ओनर्स, गुंडे सभी मिले हुए होते हैं, तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए आपके पास क्या एडवाइस है जो इन केसेस में फंसे हुए हैं, वो क्या रिकोर्स ले सकते हैं? अब रिकोर्स तो कुछ भी नहीं, कोर्ट को ही जाना पड़ेगा और कोर्ट के ही चक्कर मारने तारीख पड़ेंगे। पे तारीख लेना ही पड़ेगा। रिकोर्स तो कुछ भी नहीं है। जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग नहीं फंसे हुए हैं, इसके अंदर जाना ही नहीं, या राइट। और इसके अंदर कैसे नहीं जाना। सो जब भी आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और मोस्ट लोगों, बहुत लोगों को ये पता भी होगा, बेस्ट थिंग इज आप लोग एक लैंड एडवोकेट को रखिए, क्योंकि उनको ही ये पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो लोग समझ जाएंगे। जब भी हम लैंड खरीदते हैं ना, लास्ट 50 ईयर्स का ओनरशिप पैटर्न स्टडी करते हैं, क्योंकि लैंड जो होता है एक ओनर से दूसरा ओनर ट्रांसफर होता है ना। अब मैं एक ओनर हूँ, मैं 5 साल के बाद किसी को बेच दिया, उन्होंने फिर 15 साल के बाद किसी और को बेच दिया। ये लास्ट 50 ईयर्स ओनरशिप का पैटर्न स्टडी करना है। ये बहुत ही, मुझको बोलते हैं टाइटल फ्लो। कई बार ऐसा होता है कि जो ओनर सेल करा, उन्होंने साइन किया, लेकिन वो मर गए और उनका विल डीड लाइक सही तरह से नहीं बना है। तो पूरा ग्रैंड किड्स, एज पर हमारा एक्ट्स भी है, HUF, और 2-3 एक्ट्स हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और 2-3 एक्ट्स के हिसाब ओनरशिप ट्रांसफर कैसा होता है वो सब पढ़ के ये डिटरमाइन करते हैं। तो इसके लिए बेस्ट है कि लोग जब भी लैंड खरीदते हैं ना, जब एक लीगल एडवोकेट, लैंड स्पेशलिस्ट एडवोकेट को रखेंगे, तो उनको ये सब मालूम हो जाएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बंदा साइन करता है वही एक्चुअल ओनर है कि नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हेरिडिटरी आ सकता है प्रॉपर्टी, ये HUF, ये एक्ट के जरिए ओनर एक फैमिली में एक आदमी बनता है, लेकिन दूसरा आदमी साइन कर दिया, तब वो रिवर्स आके केस डाल देते हैं। ये बहुत बहुत बार होता है। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ रीसेंट रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने दी कि लैंड अगर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, दैट डजंट मीन ओनरशिप। सही है। आपको 10 डॉक्यूमेंट भी चाहिए टू प्रूव दैट यू आर एन ओनर। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, स्पेशली फॉर प्रॉपर्टी जो हेरिडिटरी आता है ना, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोल के एक एक्ट भी है। ऐसा 2-3 एक्ट है जो एक फ्रेमवर्क देता है कि लैंड एक फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है। देखिए, मेरे पास एक लैंड है, मैं गुजर जाने के बाद मैं विल में ये लैंड किसको बिलोंग होता है मैं नहीं लिखा है, तब ये लैंड का लीगल ओनर कौन बनेगा? मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, मेरी पत्नी और उनका बेटा, उनको भी बेटा बेटी है तो उनका बेटा बेटी, या मेरा बेटा बेटी। ये पूरा एक ओनरशिप का एक फ्रेमवर्क है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा किया ना, वो इसके बारे में किया है कि जस्ट बिकॉज यू हैव द पोजेशन, आप पोजेशन पे बैठे हैं, ये नहीं है कि आप ही ओनर है। आपको ये पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा कि फैमिली में किसके पास ये लैंड था, उनसे आपको कैसे आया। विल डीड कोई लिखा है तो अच्छा है, विल डीड में लिखा है तो आ जाएगा। लेकिन कई बार हमारा कल्चर में विल डीड नहीं लिखते हैं लोग, तो आया कैसा? तो वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वो सही है। ओके, तो यू थिंक इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट में? I don't know if I can say positive or negative impact, because see, अगर आप लैंड खरीद लिए without knowing this, and the person who sold you the land is not the legal hire or the rightful owner of the land, rather other family member is, and they don't want to put it now, they don't want to sign it now because they felt वो लोग सोचे कि यार लैंड तो हम कम में बेच दिया, अब लैंड बहुत प्राइस बढ़ गया, मेरे को और पैसा चाहिए। लीगल तरीका करने का इसका ऐसा ही है। सो सुप्रीम कोर्ट सिंपली लीगल तरीका क्या है वो बताया, ताकि बहुत लोगों को समझ में आए। क्योंकि कई बार वो लॉ तो होगा लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोगों को याद भी नहीं होगा ना, इसलिए बोला होगा। लेकिन वही सही तरीका है करने का। नहीं, अवेयरनेस बढ़ने तो लॉन्ग टर्म में सॉल्व होते हैं, शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म पेन फॉर लॉन्ग टर्म गेन। अभी तक तो सिर्फ जिम्स में ही पढ़ा था मैंने ये। लाइफ पे हर एक चीज में होगा ये। एक और चीज़ जो हो रही है रियल एस्टेट मार्केट में, जो इसका आई थिंक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, वो ये है कि गवर्नमेंट्स ने 95% रूरल लैंड पेपर्स डॉक्यूमेंटेशन को डिजिटाइज कर दिया है। और कैसे तरीके जिससे हम शेडी डेवलपर्स से बच सकते हैं, बिकॉज डिजिटाइजेशन मीन्स मोर ट्रांसपेरेंसी, मीन्स लेस फ्रॉड। एब्सोल्युटली। सी, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोग्राम भी आया था, स्वामित्व। आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ UP, आई हैव टू जस्ट cross check it, one of these governments come up with a program where they're digitizing all the land records in their state or country. So इससे एडवांटेज ये होगा कि ये पूरा टाइटल फ्लो है जो ऑनलाइन हो सकता है, एंड इफ़ यू इम्प्लीमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके ऊपर, तो आप टाइटल को टैम्पर भी नहीं कर सकते। वंस द टाइटल इज क्लीन, लेट्स से पास से ही अनक्लीन टाइटल है, तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अंडर दैट प्रोग्राम दे आर यूजिंग ड्रोन्स फॉर सर्वेइंग ऑल द लैंड्स एंड ईयर मार्किंग द बाउंड्रीज क्लियरली। कई बार लैंड में यही होता है, बाउंड्री का फाइट होता है
बहुत लैंड्स में बाउंड्री का फाइट बड़ा चीज़ होता है. अच्छा. पीपल फाइट फॉर बाउंड्री बिकॉज ज़्यादा एक्सटेंट ऑफ लैंड डिपेंड होता है ना उस पर. तो वो पूरा सॉल्व करने के लिए लैंड का बाउंड्रीज, लैंड का टाइटल, वो सब एक सेंट्रल डेटाबेस में डालने के लिए एक प्रोग्राम है. एंड सी इससे क्या होता है ना, नॉट जस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट. अगर आप देखें तो हमारा कंट्री का मेजर लोगों का एसेट, लोगों का वेल्थ कहाँ पे है? लैंड में ही तो है. लैंड में है. मेजर वेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्रीज वेल्थ लाइज इन लैंड. तो इससे आप उसका पूरा वैल्यू भी अनलॉक कर सकते हैं. आपका पूरा लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज हो गया है, ठीक है, और ऑनलाइन है. आप लैंड को सेल करना, घर में शादी है और पैसा चाहिए आपको, कुछ नया कर रहे हैं आप, बिजनेस रख रहे हैं, पैसा चाहिए, लैंड को सेल करना चाहता है, अब इमीडिएट ऑनलाइन सेल कर देते हैं ना. जो आदमी आपको लैंड खरीदना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन, इसका टाइटल गारंटीड है, टाइटल फ्लो पूरा उधर ही ऑनलाइन दिखाई दिया तो ऑनलाइन ही खरीद लेता है, जैसा स्टॉक्स का होता है. इन्फोसिस के को-फाउंडर नंदन निलेकनी ने भी Yes. ये बात की, टोकनाइजेशन ऑफ लैंड की. Yes. तो you'll be able to soon trade it like stocks. एग्जैक्टली. नंदन सर आई थिंक इज स्पीयरहेडिंग दिस एंटायर मूवमेंट, Hmm. राइट. इससे पूरा कंट्री और उसका सिटीजन्स का वेल्थ अनलॉक होएगा. जो भी लैंड मेरा गांव पे है मैं बेच सकता हूँ, लाइक, और आई कैन इवन, व्हाई इवन सेलिंग, मेरे को बैंक में कोलैटरल रख के पैसा बोरो करके आई कैन इन्वेस्ट इन अ बिजनेस और डू समथिंग. तो वो सब होता है. जो लैंड आज आइडली पड़ा हुआ है एसेट्स में, उसको आप मोनेटाइज कर सकते हैं बाय सेलिंग और बाय कीपिंग इट एज एन एसेट. दिस विल मेक द कंट्री गो 10x फॉरवर्ड. टोकनाइजेशन ऑफ लैंड से वैल्यू तो अनलॉक होगी. सही मायने में ये कितना फीजिबल है एज अ सोल्यूशन? सी इसमें एज अ सोल्यूशन ये टोटली फीजिबल है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि लैंड का एक्यूरेट बाउंड्रीज लेके आना पड़ेगा इसके लिए. एंड नेक्स्ट लैंड का लास्ट 50 ईयर्स टाइटल भी देखना पड़ेगा. कई तरह ऐसा हुआ है कि 50 ईयर्स में लैंड एक स्टेट, इंडिया में एक स्टेट सब्जेक्ट है, लैंड लॉ स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है. तो लॉस कीप चेंजिंग विद पीरियड ऑफ टाइम, जो ओनरशिप लेवल पे भी इम्पैक्ट होता है. तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स है. बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है लेकिन कर सकते हैं. या मेक सेंस. फ्यूचर ऑफ रियल एस्टेट की बात करें तो एक और बेनिफिट ऑफ टोकनाइजेशन ऑफ लैंड इज कि आज के दिन में अगर हमें रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम टिकट साइज होता है 10-20 लाख रुपए. करेक्ट. इससे अगर हम लैंड को ब्रेकअप कर पाए इनटू पार्ट्स या फिर इसको और लिक्विड करें एज एन एसेट, इमेजिन लैंड सर्टिफिकेट्स लैंड सर्टिफिकेट जो which आप can be ट्रेड, to the tune of 100 rupees multiples. एग्जैक्टली, आप पोकेमॉन गो कार्ड्स नहीं, अब आप लैंड सर्टिफिकेट्स ट्रेड करवा रहे हैं. Yes. या नॉट एनएफटीज विद दिस. Yeah, exactly. क्या आपको लगता है इससे अफोर्डेबिलिटी ऑफ रियल एस्टेट भी बढ़ पाएगी? एब्सोल्युटली. अफोर्डेबिलिटी बढ़ पाएगा और पार्टिसिपेशन भी बढ़ पाएगा. जो जेनजीज आजकल लैंड नहीं खरीदते, वन रीजन इज ऑल्सो दैट इट्स कॉम्प्लेक्स, एक है, और दूसरा बैरियर टू एंट्री भी ज़्यादा है ना. जैसा आपने बोला 10 to 20 लाख रखना पड़ेगा. हाँ. इससे आपका बैरियर्स टू एंट्री विद 1000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ ऑल्सो आप लैंड में डाल सकते हैं. लाइक 1 लाख 2 लाख का भी लैंड सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं. क्विक ट्रांजैक्शन, जब भी आप सेल करना चाहते हो, पैसा की ज़रूरत है, इमीडिएटली क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन ट्रेड इट ऑन द इंडेक्स. सो डेफिनेटली. बट सी इसमें एक और भी प्रॉब्लम ये होगा कि व्हेनेवर एसेट बिकम्स सो लिक्विड लाइक दिस, वॉलेटिलिटी भी आ जाएगा. मतलब लैंड का प्राइस एकदम ज़्यादा ही बढ़ जाएगा और एकदम गिर जाएगा भी. वॉलेटिलिटी का एक रिस्क होता है. नेवरदलेस द बेनिफिट्स आउटवे द रिस्क. एक और मार्केट जो अभी काफ़ी हाइप्ड है, काफ़ी ट्रेंडिंग है, वो है दुबई का रियल एस्टेट मार्केट. तो उसमें इन्वेस्ट करना कब सेंस बनाता है? See, definitely. That laugh is not helpful at all. See, देखिए कि रियल एस्टेट मार्केट, और कौन सा भी मार्केट ले लो आप, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट, जब all the, I would say the big shots have created a position, then you start building the narrative that everything is good. That's when the retail people start coming in. That's how you exit. So most of the times it happens. See, my theory in life has been, when everybody is exiting, enter it. You'll always have an arbitrage. When everybody is entering, you exit. Rightfully so. I'm not saying Dubai is not doing. Dubai is doing exceptionally well. Especially if you look at the luxury and premium segment housing, Dubai is one of the best places to invest in the world, because a lot of such wage earners, जो people वो तनख्वाह कमाते हैं, वो लोग दुबई जा रहे हैं. तो ग्रॉस डिमांड भी है उधर, बट मार्केटिंग भी ज़्यादा है ना. दुबई में प्रीमियम हाउसिंग और लग्जरी हाउसिंग का अच्छा मार्केट है. लग्जरी का और भी अच्छा मार्केट है, क्योंकि दुबई में क्या फंडामेंटल डिमांड ये है कि वो लोग क्रेजी टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं. जो लोग कंपनी भेजेंगे, इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स होगा 12.5%, दुबई में ऐसा कई टैक्स नहीं है. तो क्या हो रहा है, दुनिया के बहुत वेल्दी लोग उनके पैसे दुबई को मूव कर रहे हैं, क्योंकि वो उधर ज़्यादा टैक्स नहीं है. तो लॉट ऑफ वेल्दी लोग उधर जा रहे हैं. तो क्या होगा, वेल्दी लोगों का रियल एस्टेट और भी बढ़ेगा. सो लग्जरी रियल एस्टेट में दुबई में एक अच्छा यूज केस है. लेकिन लग्जरी रियल एस्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और भी बैरियर्स टू एंट्री और ज़्यादा है. वो एक है.
बेसिकली अगर रियल एस्टेट मार्केट को बेवरेजेस से कंपेयर करें तो ये वहाँ का माचा है. हाँ एग्जैक्टली वहाँ का माचा अभी एग्जैक्टली. ट्रेंड कर रहा है, बट यू हैव टू सी वेदर इट्स फॉर यू और नॉट. As long as the tax laws remain like this, I think Hmm. Dubai is an alpha. Dubai Many has an rich alpha. individuals will move towards, and you see even culturally also. In fact, a lot of money from India moves to Dubai. You know, culturally also, Dubai's culture is much more closer to Indian culture. Back in the day, you used to see a lot of money moving to Singapore like that, but now it's moving to Dubai. रियल एस्टेट सेक्टर को कई लोग ट्रेडिशनल सेक्टर मानते हैं, मतलब बहुत ही एंटिक्वेटेड, बहुत ही पुराने ज़माने का. मतलब रियल एस्टेट सोचते तो एज एन एसेट क्लास वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म चलने लगती है दिमाग में, राइट, कंपेयर टू न्यू एज इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स. तो एआई एंड टेक्नोलॉजी का इस सेक्टर में अभी क्या रोल है? देखिए, तो पहले तो हमने पहले बात किया ना, ये पूरा लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटाइज करने का, जहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं. ये पूरा कंप्यूटर विजन ये सब लेके आप ड्रोन से ही सर्वे कर सकते हैं, रादर देन डूइंग फिजिकल सर्विस Mapping. विच विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम. ये मैपिंग पूरा आप ड्रोन्स के जरिए ये कर सकते हैं. सो लैंड रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड कीपिंग एंड लैंड ट्रांजैक्शन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, राइट. Next, even if you ask from a developer's angle, see, developer तो like I'm a developer, builder myself. I consider myself not a real estate person. Rather, I consider myself high-tech manufacturing business. मेरे लिए लैंड इन्वेस्टमेंट नहीं है. मेरे लिए लैंड एक स्टील और सीमेंट की तरह, जैसा स्टील एंड सीमेंट रॉ, जैसा आप आजकल सुन रहे हैं ना कि ये पूरा रेयर अर्थ मेटल्स जो आपका ईवी कार में बैटरीज में यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. यू नोबडी बाइज रेयर अर्थ मेटल्स एंड प्रिजर्व्स, यू नीड इट फॉर योर प्रोडक्शन. करेक्ट. जस्ट लैंड भी वैसा ही है हमारे लिए. लैंड एक रॉ मटेरियल है हमारे लिए. तो हमारा पूरा हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है. अगर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में आप देखें तो कितना टेक्नोलॉजी यूज होता है. फैक्ट्री लाइक लैपटॉप और फोन का मैन्युफैक्चरिंग में आप देखें तो कितना ऑटोमेटेड है फैक्ट्रीज, राइट. वैसा ही बिल्डर्स बिजनेस में टेक्नोलॉजी का बहुत मायने रखता है. हमारा कंपनी डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्टमेंट्स करे और उसका खूब बेनिफिट्स भी हम रीप कर रहे हैं, जो पूरा सप्लाई चेन को ईज अप कर देता है. So, you know, you can build much more faster, give better quality, and you have more control over your supply chain. लेकिन ये जो बेनिफिट्स है ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द सप्लाई चेन, जिससे कॉस्ट गिर रहे हैं, क्या ये इन्वेस्टर्स को भी पास ऑन होता है? देखिए, कॉस्ट ज़्यादा नहीं गिरते इससे, वेस्टेज कम होता है बस, राइट. एंड सेकेंड थिंग इज, हाँ, ये इन्वेस्टर को क्या, लाइक एनी बायर और इन्वेस्टर का बेनिफिट उनको कैसे ट्रांसफर होता है? बेनिफिट ट्रांसफर होगा क्योंकि लेट्स से हमने ऑप्टिमाइज कर दिया प्रोसेस को, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कम हो गई, Yes. तो द कॉस्ट एट विच यू प्रॉब्ली उससे, मतलब आपने बोला 25% मार्कअप अगर हम करें तो उस पे भी इफ द बेस इज Yes, लेसर, some price will come down. There will be some हाँ. price correction, very minor. But rather, what will happen is you will have much bigger scale getting delivered on time. Your on time your delivery का timeline shrink होता है. So when you buy a phone, you pay now, you get now. घर एक होता है जब आप आज पे करते 4 साल बाद मिलेगा या 5 साल बाद पे मिलेगा. नाउ एंड गेट लेटर. Get later. So that timeline will get crunched. Timeline Yeah. will get crunched. Quality बढ़ेगा और इससे क्या होगा? Developers will start moving from building gated communities to gated neighborhoods. So much more organized development at a neighborhood scale. So more walkability, better F&B planned spaces, all of that, parks and all of that will start happening eventually. एंड अगर हम टेक के थ्रू फ्यूचर रियल एस्टेट हॉटस्पॉट्स को ढूंढने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं? कि हाउ विल आई नो कि हैदराबाद में या बैंगलोर में इस एरिया की रियल एस्टेट प्राइसेस शायद आगे जंप करें? Okay, so इसमें कुछ टेक हम यूज़ करते हैं, अच्छा. कुछ हम अंडर डेवलपमेंट है, कुछ 3 साल 4 भी लगेंगे क्योंकि बहुत बैंडविड्थ ज़्यादा है. तो इजी लेवल लोग ये कर सकते हैं जो हम भी करते हैं. सिंपल, आप एक गूगल मैप्स का APIs लेके यू कैन रन अ प्रोब, लाइक ये पिन कोड में कितने कार शोरूम्स है, कितने ज्वेलरी स्टोर्स है, कितने सुपर मार्केट है, कितने स्कूल्स है, कितने हॉस्पिटल्स है, कितने F&B रेस्टोरेंट्स है. जो एरिया में ज़्यादा होते ये चीज़, वो एरिया का प्राइस बढ़ेगा ना. If you do, I don't know if there's any API of what was the rate of change in that area. I don't know if any API like that is there. If that is there, it is also good. So the advanced software, so you can use computer vision and deploy it on now Google Maps से, or latest there are a lot of third-party maps. ये nano satellite का companies sell them. That is much more real time. तो वो maps लेके आप, which we intend to do in the longer term, you put computer vision and you can see which land is ideal, where the road is going, how it's going to come. वो पूरा modeling कर सकते हैं. एक हीट मैप टाइप बन सकता है, तो यू कैन डेंसिटी अंडरस्टैंड. मैप्स बना सकते हैं आप. एंड अभी हम 2025 में हैं. अगले 25 इयर्स मतलब 2050 के लिए व्हाट्स योर वाइल्डेस्ट प्रेडिक्शन फॉर द रियल एस्टेट मार्केट? There'll be private countries. प्राइवेट कंट्रीज? Yes. इसका A क्या builder मतलब है? will own a country. बिल्डर विल ओन अ कंट्री. मुझे लगा आप इलॉन मस्क की बात करोगे. Builder will own a country. No, it's already happening. Or if not a builder, I would say definitely a private countries. I think I don't think it's that wild also.
जस्ट अब देखिए लास्ट 2-3 डेज में न्यूज़पेपर में आया था कि देयर वाज दिस वन इंडियन crypto entrepreneur, Mr. Balaji Srinivasan, if I'm not wrong, Yeah, right? I remember the Bitcoin tweets. Yeah, he's yeah. a crypto entrepreneur, he's a billionaire, right? उन्होंने सिंगापुर के पास एक आइलैंड खरीद के is announcing a country there for all startups and tech entrepreneurs. So this is your first sign of a private country. I think next 25 years we are going to see private countries. मैं तो वहाँ पे भी नहीं रुकूंगी. आई थिंक प्राइवेट प्लैनेट्स भी हो सकते हैं. अब इलॉन मस्क हैज मेड मार्स सून टू बी एक्सेसिबल, राइट? उस पे भी आई एम श्योर डिस्प्यूट्स होंगे कि नहीं, मार्स का ये वाला टुकड़ा मेरा है. हो सकता है, हो सकता है. तो ऐसा होता कि पब्लिक और गवर्नमेंट का जो पॉलिसी मेकिंग है अराउंड प्लानिंग एंड ऑल आर नॉट स्टेट ऑफ द आर्ट. सो बिकॉज ऑफ दैट द वे आर सिटीज आर डेवलपिंग एंड ऑल इज नॉट द बेस्ट, राइट? सो व्हेन इट बिकम्स अ प्राइवेट कंट्री, then you'll get the world's top architects to design that place. Yeah. Right? And then naturally it will have much better quality of life for its citizens. And innately capitalistic होगा वो structure, तो it will be the very best that survives. But Amazing. yeah, private countries I think is something which people should look out. Yeah, I'm excited for that. On that note, thank you so much for your time, Ajitesh. बहुत मजा आया और डिस्कस करने में. रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का ये पूरा डीप डाइव था. थैंक यू सो मच अर्निमा. होपफुली मेरा हिंदी उतना खराब नहीं था. मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया बात करने में, लेकिन आई होप आई स्पोक द राइट वर्ड्स. बिल्कुल बढ़िया था. थैंक यू सो मच. तो ये था रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग का A to Z. अजितेश का पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लिया, लेकिन आपके हिसाब से प्रॉपर्टी लेने के लिए एज ऑफ टुडे कौन सा सिटी बेस्ट है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें. दिस इज अरुणिमा राव साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगली बार. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.